देखिए एडीआई का सिलेबस वगैरह तो पता होगा आप लोग को, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, ये तो पता होगा आप लोग को। एक ओवरव्यू दे रहा हूं बस, फिर स्टार्ट करेंगे क्या सिलेबस है, उसमें कैसे काम करना है। तो 2 घंटे की क्लास लूंगा, 1 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे मैथ्स चलेगा, लेकिन आज थोड़ा सा एक इंट्रो दे रहा हूँ पूरा आपको, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से तैयारी कराऊंगा, थोड़ा एक इंट्रो दे रहा हूँ आप लोग को। स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही होगा, स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, एक ही पेपर होना है, एक ही पेपर। देखिए एक ही पेपर होगा बस, ये सभी को पता है, बस एक ही पेपर होने वाला है जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 300 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा ये। 150 प्रश्न आएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल। इसका मतलब 300 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे का टाइम है, मतलब सफिशिएंट टाइम दे रहा है। 3 घंटे का टाइम दे रहा है। 3 घंटा मतलब सफिशिएंट टाइम है आपके पास में, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात, सही आंसर अगर आप टिक करते हैं, मतलब सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर दे रहा है, और अगर गलत उत्तर आप टिक करते हैं तो आपका 1/3, अब 2 का 1/3 कर लीजिए तो 2 का 1/3 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0.66 के आसपास आ रहा है, तो 0.66 आपका माइनस भी होगा, तो माइनस मार्किंग रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और गलत के लिए आपका 0.66 माइनस होगा। 3 घंटे का समय रहेगा। ये स्ट्रक्चर है एडीआई के पेपर का। तो एडीआई का पेपर अगर देखते हैं आप, तो एडीआई के पेपर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसा है कि एक ही पेपर होना है बस। बड़ा पद है, आप सभी जानते हैं, और एक ही पेपर हो रहा है। ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात है कि एक ही पेपर देना है आपको। कोई ऐसा विभागीय पेपर नहीं है कि आपको कुछ टेक्निकल का अलग से पूरा सेक्शन कवर करना है। ऐसा कोई अलग से सेपरेट एक विभाग का पेपर नहीं है कि अलग से आपको टेक्निकल में ये पूछा जाएगा, इंडस्ट्री से संबंधित चीजें ही आने वाली है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पेपर है बस, जहां पे कुल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, मतलब 300 नंबर का पेपर है। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपका 0.66 माइनस होगा। 3 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद अगर आप, ये जो फर्स्ट पेपर होगा, मतलब एक ही पेपर जो होगा, इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। दूसरा जो फेस है वो इंटरव्यू का है, 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू भी बहुत बड़े नंबर अपने पास नहीं रखा है, 30 नंबर का इंटरव्यू है। आपको ये पता होगा, जितना पोस्ट है उसका 3 गुना जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। 30 पदों के लिए एग्जाम हो रहा है, तो 30 पदों के लिए अगर एग्जाम हो रहा है तो 30 का 3 गुना कर लीजिए, लगभग 3 गुना, उससे थोड़ा मोड़ा ज्यादा भी हो जाते हैं। सिमिलर नंबर लाने वाले को भेजता है वो, तो 90 मान के चलिए आप कि 30 का 3 गुना 90 जो है, 90 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। 90 लोग, 30 पद है तो 30 का 3 गुना 90 लोग इंटरव्यू में जाएंगे, और मेरिट जो बनेगा वो बनेगा 330। 330 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। 330 नंबर में इन 90 अभ्यर्थियों में से 30 बच्चों को पद मिलेंगे। आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, एक मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूं आपको। इसमें ओबीसी की कितनी सीटें रिजर्व हैं, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, महिलाएं क्या, वो सब बात नहीं कर रहा हूं। एक मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूं कि अगर पेपर रिटर्न जो होगा उसकी बात करूं अगर मैं, तो वहां पे जितने भी बच्चे बैठेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, वो सारे बच्चे बैठेंगे एडीआई के पेपर में। जो भी शैक्षणिक योग्यता जो है, जो एज क्राइटेरिया है, जो भी फुलफिल कर रहे हैं, वो सभी बैठेंगे एडीआई के पेपर में, जो फॉर्म भरे होंगे। इस पेपर में 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 300 नंबर के। अब इस पेपर में कितने बच्चे निकालेंगे, तो जितना पद है उसका 3 गुना बच्चे जो है इस रिटर्न एग्जाम को निकालेंगे। 30 पद है तो 90 बच्चे के आसपास जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। इन 90 बच्चों में 30 बच्चों को पद मिलेंगे, 30 बच्चों को। ऐसा कुछ पूरा स्ट्रक्चर चलने वाला है। बेनिफिट ये है कि कोई मेंस का एग्जाम नहीं है। पहली बात तो बेनिफिट पहला तो ये है कि कोई मेंस का एग्जाम आपको नहीं देना है। कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक ही पेपर है। जनरली आप एसीएफ का पेपर देखेंगे तो 2 पेपर होता है जनरली,
एई का पेपर देखेंगे तो 2 पेपर होता है। आप एसीएफ का दिए होंगे, एसीएफ रेंजर का जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है वहां पे 2 पेपर होता है। पहले में आप देखेंगे लैंग्वेज होता है, जीएस होता है छत्तीसगढ़ का, और मैथ्स और रीजनिंग होता है। दूसरे में आप देखेंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, बायो है, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। ये पूरा दूसरा पेपर होता है। आप असिस्टेंट इंजीनियर का देखे होंगे, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होता है, वहां पे आप देखे होंगे तो पहला पेपर में आपको वही सब दिखेगा, छत्तीसगढ़ जीएस दिखेगा, उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दिखेगा, समझ आ रहा है, इंडियन जीएस दिखेगा, और दूसरा पेपर पूरा टेक्निकल होता है, जो आपने इंजीनियरिंग में 4 सालों में पढ़ा है पूरा वही आता है। मैकेनिकल से अगर आप दे रहे हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का, सिविल से दे रहे हैं तो सिविल का। लेकिन यहाँ पर वो सारी बातें खत्म है, यहाँ पे एक ही पेपर देना है। इसमें कोई ऐसा आपको इंडस्ट्री से संबंधित चीजें पता हो ऐसा नहीं बोला है, कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है या आपने जो पीजी में पढ़ा है वो सब की आवश्यकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यही है। और क्लास 2 का पोस्ट है, क्लास 2 का पोस्ट है, और लेवल 12 का एग्जाम है, ये लेवल 12 का। तो बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा पद है। जनरली आप देखेंगे तो इतने बड़े पद के लिए पीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा होता है उसमें बच्चे पहले प्री में 2 पेपर देते हैं, फिर मेंस में 7 पेपर देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, तब इतने बड़े पद पाते हैं बच्चे। जैसे एडी का ही पद हो गया जो आप ट्राइबल में जो मिलता है, सेम रैंक का पद है। जो डीसी का पद है, डीएसपी का पद है, सेम रैंक का पद है। उसके लिए लेकिन बच्चे कितनी मशक्कत करते हैं, प्री में 2 पेपर दिए, मेंस में 7 पेपर दिए, कहीं पे 7 में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाहर हो गए। प्रारंभिक परीक्षा प्री में दोनों में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाहर हो गए। मेरिट में अलग आना है, फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, वहां पे पूरा खेल हो गया था इस बार। इंटरव्यू भी यहाँ पे 30 ही नंबर का है, मतलब इंटरव्यू में भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन क्रिएट नहीं होगा। फर्क डालेगा लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन ऐसा क्रिएट नहीं होगा। इंटरव्यू में बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट नहीं होने वाला, 100 नंबर में बड़ा मार्जिन क्रिएट हो जाता है। तो बहुत फायदा है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एकदम सिंपल सा सिलेबस है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। सिलेबस पे आते हैं, क्या पाठ्यक्रम है इसका, तो आप सभी को पता होगा इसका पाठ्यक्रम भी। जो 150 प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूं, ये जो मैं 150 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, इन 150 प्रश्नों को 2 भाग में तोड़ दिया है। 2 भाग में, भाग 1 जो है, पार्ट 1 जो है, ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ जीएस है, ऐसा बोल सकते हैं आप, सीजी जीएस बोल सकते हैं। तो पहला जो भाग है पूरा सीजी जीएस है। दूसरा जो भाग है, ये दूसरा भाग जो देखेंगे आप, पार्ट 2 जो है, ये आपका योग्यता परीक्षण है, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है। योग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 पार्ट में 150 क्वेश्चंस को तोड़ा है। पहला जो भाग है वो सीजीजीएस है, और दूसरा जो भाग है वो योग्यता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब पिछले बार थोड़ा सा अलग था, 2016 में अगर आपने दिया होगा या 2016 का एडीआई का पेपर को देखा होगा तो वहां पे थोड़ा सा अलग था। वहां पे भाग 1 को देखेंगे तो वहां पे भाग 1 में आप पाएंगे कि इंडियन जीएस और सीजीजीएस मिला करके था। तो भाग 1 में वहां पे इंडियन जीएस भी था और सीजीजीएस भी था। तो इंडियन जीएस और सीजीजीएस मिला करके वहां पे आपने देखा होगा भाग 1 में था, और इंडियन जीएस के भी लगभग 20-25 प्रश्न पूछे गए थे। 20-25 प्रश्न इंडियन जीएस के भी पूछे गए थे पिछले बार। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस मिला करके था, और इंडियन जीएस होने का मतलब बहुत बड़ा सेक्शन कवर करना पड़ेगा आपको, जिसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, समझ आ रहा है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सब कुछ है इसमें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ है। लेकिन इस बार इसको हटा दिया गया है, ये भी फायदा है, केवल आपको सीजीजीएस कवर करना है, केवल सीजीजीएस। तो 50 प्रश्न आपको यहां से दिखेंगे सीधे सीधे, 50 प्रश्न एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट 50 प्रश्न यहां से आएंगे। और दूसरा जो भाग है योग्यता परीक्षण का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, यहां से आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीजीजीएस से और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से। अब ये तो एकदम क्लियर है कि सीजीजीएस से 50 प्रश्न आएंगे तो सीजीजीएस पूरा कवर करना है, छत्तीसगढ़ में जो जो है सब पढ़ना है। मतलब सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम देते हैं आप, राज्य सेवा परीक्षा में जो आप प्री का एग्जाम देते हैं, तो राज्य सेवा परीक्षा में जो प्री का एग्जाम देते हैं वहां पे आप जितना छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है, कुछ भी कटौती नहीं है, पूरा वही छत्तीसगढ़ जो आप प्री के लिए तैयार करते हैं।
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होता है स्टेट सर्विस एग्जाम का, राज्य सेवा परीक्षा का, उसके प्री में जितना छत्तीसगढ़ है वो पूरा छत्तीसगढ़ कवर करना है आपको। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ का जनजाति है पूरा, उनका तीज त्योहार है, कला संस्कृति साहित्य है, पंचायती राज है, मतलब कंप्लीट छत्तीसगढ़, उद्योग है, पर्यटन है, खनिज है, वन है, सब कुछ पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में कुछ भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी इसमें शामिल हो जाएगा। बात यहां पे आती है योग्यता परीक्षण की, एप्टीट्यूड टेस्ट की। अब एप्टीट्यूड टेस्ट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेक्शन लिखे हुए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गणित भी लिखा हुआ है, मैथ्स, गणित लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हुआ है। दूसरा देखेंगे तो रीजनिंग लिखा हुआ है, रीजनिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी बोल देते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे तो संचार और पारस्परिक कौशल लिखा हुआ है, संचार और पारस्परिक कौशल। संचार और पारस्परिक कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं इसको। और क्या लिखा है तो इसमें और लिखा हुआ है निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाषा में 3-3 भाषाएं, लैंग्वेज में 3-3 लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसमें हिंदी भाषा भी है, इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, छत्तीसगढ़ी भाषा। इसमें देखेंगे आप तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज भी दिखाई देगी। और एक और सेक्शन है इसमें, वो क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। इतना सेक्शन लिखा हुआ है योग्यता परीक्षण में। अगर मोटे मोटे तौर पे योग्यता परीक्षण वाले सेक्शन को मैं बांटू, इतने सेक्शन है उसमें। पूरा गणित है, पूरा रीजनिंग है, पूरा संचार और पारस्परिक कौशल है, पूरा निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान है, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज है, और कंप्यूटर है। पिछले बार जो हालचाल था वो क्या था, पिछले बार 2016 में ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है, यहां से पूछे गए थे 86 क्वेश्चन, 100 में से 86 क्वेश्चन पूछे गए थे, 86 क्वेश्चंस। और ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, यहां से पूछे गए थे 14 क्वेश्चन, यहां से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 वाला जो एडीआई हुआ था, तो वहां पे ये सेक्शन जो है पूरा, ये वाला सेक्शन से 86 क्वेश्चन थे 100 में से, और ये भाषा और कंप्यूटर के सेक्शन से 14 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार क्या होने वाला है, अब 14 में 2-3 हिंदी के थे, 1-2 छत्तीसगढ़ी के थे, 3-4 अंग्रेजी के थे, 3-4 कंप्यूटर के थे। ऐसे मिले जुले 2-3 2-3 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे भाषा और कंप्यूटर के। 86 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, जिसमें आप देखेंगे तो संचार और पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल से पूछे गए थे 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे यहां से। गणित के लगभग 32 क्वेश्चन थे, एकदम सेपरेट। अगर गणित की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, 32 क्वेश्चंस के आसपास थे। और बचे क्वेश्चन जो थे वो पूरे पूरे रीजनिंग के थे। लगभग कितने बच गए आपके, 48 क्वेश्चंस के आसपास रीजनिंग के थे। यहां से एक भी प्रश्न नहीं आया था पिछले साल, एक भी नहीं आया था 2016 वाले एग्जाम में। ऐसा स्ट्रक्चर था। अगर देखा जाए पिछले बार के एग्जाम का, पिछले बार के अगर मैं पूरे पेपर का एनालिसिस आपको बताऊं, तो पिछले बार के पेपर में भाग 1 में तो इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ जीएस था, जहां से इंडियन जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और छत्तीसगढ़ जीएस के भी 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन इसका एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर पता है कि इस बार पूरा पूरा सीजीजीएस ही आएगा 50 क्वेश्चन। तो इसका एनालिसिस पिछले बार के पेपर को उठा के करने का कोई मतलब नहीं है। इधर का एनालिसिस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज पिछले बार के जैसा ही रखा है। 100 क्वेश्चन पिछले बार भी थे, योग्यता परीक्षण से इस बार भी हैं, 100 एप्टीट्यूड टेस्ट से। अब यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। ये वाले सेक्शन से पूछा गया था 14 क्वेश्चन, और ये वाले पूरे सेक्शन से पूछा गया था 86, जिसमें प्योर मैथ्स के थे 32, प्योर रीजनिंग के थे 48, और कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के थे 6 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन नहीं थे। ये स्ट्रक्चर था पिछले बार का। अब इस बार क्या हो सकता है ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई बातचीत करने लायक है नहीं। इधर पे क्या हो सकता है इस बार, तो आपने सीजीपीएससी का जो प्री का एग्जाम होता है वहां पे थोड़ा एनालिसिस अगर आपने किया होगा, तो आपने देखा था कि सीजीपीएससी प्री में क्या हो गया है ना, 2018 से लेके 2024 तक आप देख लीजिए,
इस साल तक जो एग्जाम हुआ है, 2024 पीएससी प्री हुआ है इस बार, फरवरी में जो 25 में जो एग्जाम हुआ है ये पीएससी 2024 का ही है। तो 2018 पीएससी से 2024 पीएससी तक का पेपर उठा के देखिए आप। प्री का पेपर देखेंगे तो जिसमें पेपर 2 आता है सीसेट का, पेपर 2 जो सीसेट का आता है, तो सीसेट में 100 प्रश्न आने होते हैं, 100 प्रश्न। तो 2018 से 2024 तक क्या किया है ना, इसको एकदम क्लियर कर दिया है कि 65 से 70 प्रश्न जो हैं ये मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, जिसमें मैं संचार और पारस्परिक कौशल, निर्णय निर्माण और समस्या के समाधान को इंक्लूड कर लिया हूं, इसी में शामिल कर लिया हूं मैं। और 30 से 35 क्वेश्चन भाषा के आ रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं भाषा के, जिसमें हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा रहता है। प्री का एग्जाम अगर दिए होंगे कभी तो ये पता होगा आपको। 18 से 24 ये फाइनल कर दिया उसने, 18 से 24 तक जो एग्जाम हुआ है उसमें भाषा के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, आपने नोटिस किया होगा। जबकि 2016 का ही पेपर उठा के देखना आप, 2016 वाला सीसेट का पेपर उठा के देखना, इसमें लगभग 100 में से लगभग 86-87 क्वेश्चन बने थे प्योर मैथ्स और रीजनिंग के। बचे 13 से 14 प्रश्न पूछे गए थे लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के। तो 18 से लेकर अभी तक जो एग्जाम हुआ है वहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा पोर्शन को बढ़ाया है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो उसको देख करके मुझे ये संभावना लग रही है कि इस बार ये जो 86 और 14 चला था ना, वैसा नहीं चलने वाला, मेरे को लग रहा है जहां तक। बाकी अब कोई भरोसा नहीं है पीएससी का कि 90 और 10 कर दे, 80 और 20 कर दे, कोई भरोसा नहीं पीएससी का, क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइड तो है नहीं कि कहां से कितना आएगा। पिछले बार का बता रहा हूं कि 86 और 14 आया था, तो सीसेट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा कि सर इस बार थोड़ा लैंग्वेज का पोर्शन को बढ़ाएगा। इतना कम तो नहीं रखेगा कि 14 ही प्रश्न यहां से पूछेगा, 86 यहां से पूछेगा, इतना बड़ा जो गैप क्रिएट नहीं करेगा। मुझे जहां तक लग रहा है 75-25 का रेशियो रख सकता है ये, 75-25 कर सकता है ये, मुझे जहां तक लग रहा है 75 के आसपास प्रश्न आपको इधर से दिखाई देंगे, कम से कम 75 तो पूछेगा। क्योंकि पहली बात ये भी है कि थोड़ा विभागीय एग्जाम है और शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे आप देखेंगे तो पीजी रखा है और साथ में इंजीनियरिंग रखा है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कम से कम 75 प्रश्न आपको इधर से दिखेंगे, कम से कम 75, और 25 प्रश्न आपको इधर से दिखने वाले हैं, जहां तक लग रहा है। ज्यादा हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 85-15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 75 तो मान के चलिए कि कम से कम 75 प्रश्न आपको ये जो योग्यता परीक्षण वाला सेक्शन है उसमें आपको ये सेक्शन जो दिखाई दे रहा है इधर से कम 75 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न आपको इसमें से 5 प्रश्न इसमें से आपको इधर से दिखाई देंगे। इसका प्रश्न जनरली आजकल पूछ नहीं रहा है, संचार से तो पूछेगा ही। एसीएफ का एग्जाम देखेंगे, एई का एग्जाम देखेंगे, एआर का एग्जाम देखेंगे, जो पीएससी के वनडे एग्जाम्स हुए हैं ना उनमें संचार और पारस्परिक कौशल के प्रश्नों की संख्या दिखी है। तो आपको दिखेगा संचार और पारस्परिक कौशल 75 एक प्रश्न आया, तो 4-5 प्रश्न कम से कम मान के चलिए ये कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल से पूछे जाएंगे। इधर से प्रश्नों की संख्या दिखाई नहीं दे रही है, पीएससी के पिछले 4-5 सालों के पेपर को उठा के देखिए, इधर से प्रश्न कम ही पूछे गए हैं, और इधर से प्रश्न अगर आते भी हैं तो बच्चे बना लेते हैं, दिक्कत नहीं होती इसमें। ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये मान के चलिए। मेरा जहां तक संभावना है 75-25 का चलने वाला है रेशियो, जहां तक मेरे को लग रहा है। बाकी 80-20 भी कर दे तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि विभागीय पेपर है, एडीआई का पेपर है, और आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज को ज्यादा रखेगा ही। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वापस से 85-15 दिख जाए, 80-20 दिख जाए, कम से कम 75 मान के चलिए, यहां से दिखेगा आपको। अब इसमें ये वाला सेक्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और बताऊंगा कैसे इसको डील किया जाता है। एक आध दो प्रश्न बता रहा हूं कि कैसे आते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती, जनरली ऑप्शंस एलिमिनेट करके ये सेक्शन कवर हो जाता है। ये तो पढ़ाऊंगा, इसमें तो काफी कुछ पढ़ना है। इंजीनियरिंग वगैरह किए होंगे तो आप देखे होंगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप कम्युनिकेशन जो पढ़ते हैं वही कम्युनिकेशन है। ये हिंदी में पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस को तो टफ लगेंगे क्वेश्चंस। संचार और पारस्परिक कौशल के क्वेश्चन को हिंदी में रीड करेंगे ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में रीड करते ही हैं, हिंदी मीडियम वाले भी अगर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे ना तो क्वेश्चंस ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि हिंदी में जो फीडबैक जैसे शब्द होते हैं उनके बहुत टफ जो ट्रांसलेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनके टफ बहुत होते हैं हिंदी में शब्द। तो इंग्लिश में रीड करना बहुत आराम से डील कर पाएंगे इसको, तो इसको तो पढ़ाऊंगा ही। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं,
क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे पिछले बार, और सीसेट में भी यहां से क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं सीजीपीएससी प्री में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि आप किसी जिले के डीएम है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, या कलेक्टर बोल देगा आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, आप उस जिले में पदस्थ हैं, आपने ये पाया कि उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश के कारण उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, तो आप तत्काल क्या कार्यवाही करेंगे। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। आप किसी स्कूल के इंस्पेक्शन में गए और वहां पे देखा कि मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम रहता है, जो सेंट्रल योजना चलती है मध्याह्न भोजन वाली, वो ढंग से अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो रही है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी जिले के ये हैं, वहां पे ये सिचुएशन पैदा हो गई तो क्या करेंगे। आप किसी जिले के ये हैं, वहां पे ये सिचुएशन पैदा हो गई तो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं वहां पे, ऑप्शन एलिमिनेट करके ये तो नहीं करता, ये तो नहीं करता। जैसे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई तो क्या करेंगे, तत्काल एक्शन लेंगे, राहत सामग्री भेजेंगे, फोर्सेस भेजेंगे, लोगों को शिफ्ट करेंगे। क्या मीटिंग करके कोई ऐसा मीटिंग करके कुछ डिसीजन लेंगे क्या, नहीं, तत्काल आपको उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ की स्थिति पैदा होगी तो ऐसा नहीं कि आप मीटिंग बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तत्काल आप अपने जो स्वेच्छा से आप डिसीजन लेंगे, भेजेंगे फोर्सेस को, लोगों को शिफ्ट करेंगे, राहत सामग्री भेजेंगे। जबकि घूस लेने वाले मामले में क्या करेंगे, एक जांच करेंगे, आप एक कमेटी बना के एक जांच करेंगे और देखेंगे कि वाकई में ऐसा हुआ है, तो फिर उसके लिए विधि सम्मत जो भी कार्यवाही है वो कार्यवाही होगी। ऐसा सोचना है आपको। तो ये बन जाते हैं क्वेश्चंस, इनमें आप काम कर पाएंगे। समझा दूंगा, थोड़ा मोड़ा यही समझना है कि कहां पे तत्काल एक्शन लेना है, कहां पे कमेटी बैठा के जांच कर सकते हैं। वो प्रश्न को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, अच्छी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बार बार प्रश्न को हिट करेंगे, ऐसा क्या काम है, क्या काम है, तो समझ में आएगा कि तत्काल एक्शन लेना है कि थोड़ा कमेटी बैठा के जांच करने वाला मामला है। ये वैसा सोचना होता है। इसमें इंटरव्यू में बहुत काम आता है। ये जो सेक्शन है ये वाला, आप जब इंटरव्यू देंगे 30 नंबर वाला, तो वहां पे बहुत काम आएगा ये, क्योंकि आपका इंटरव्यू का 50% सेक्शन जो है, लगभग 50% सेक्शन जो है वो इसी पे चलता है। लगभग 50% इंटरव्यू आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलता है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था सीजीपीएससी का, तो लगभग पूरा इंटरव्यू ही इसी में चला था कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते, आप यहाँ पे रहते तो क्या करते, आप यहाँ पे रहते तो क्या करते, आप बीसीसीआई के अध्यक्ष होते तो क्या करते, क्या भारत पाकिस्तान का मैच कराते कि नहीं कराते। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि उस समय सौरव गांगुली थे अध्यक्ष बीसीसीआई के। तो ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे कि आप अगर होते वहां पे बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो आप भारत पाकिस्तान का मैच कराते कि नहीं कराते, आपके लिए देश प्रायोरिटी है कि मैच प्रायोरिटी है। ऐसा चल रहा था क्वेश्चन। तो इंटरव्यू देंगे तो आपका 50% सेक्शन जो है इसी पे चलता है पूरा पूरा। खैर एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा इसको। ये वाला तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बात आती है गणित और रीजनिंग की। चलिए अपने जो विषय है उसमें आते हैं। थोड़ा इंट्रो जैसे ले रहा हूं, पूरा इस लेक्चर को ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का पूरा चलेगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार पूरा मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या है आपके सिलेबस में, कैसे पढ़ना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एकदम क्लियर रहेगा ना, तब जाके अपन जो पढ़ेंगे उसका वैल्यू समझ में आएगा आपको। समझ आया यहां तक? यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए जल्दी से। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है यहां तक? जल्दी बताइए, फिर जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को पूछना है तो। मैथ्स वीक है तो पढ़िए, ठीक होगा पढ़ने से ही, और कोई तो उसका ऑप्शन नहीं है। पढ़ेंगे तो ठीक होगा। मैथ्स का सेक्शन तो बहुत बड़ा है इसमें, रीजनिंग का सेक्शन तो बहुत बड़ा है। अगर मैथ्स वीक है तो मेहनत करके देखिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम दें आप तो मेहनत करिए, साथ में जुड़ के देखिए, मैथ्स ठीक हो जाएगा, रीजनिंग ठीक हो जाएगा आपका। ये तो मैं अपना एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग आपका ठीक हो जाएगा। अगले 3 महीना तक ऐसा कंटिन्यू जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो। चलिए देखते हैं। बात करते हैं पहले गणित की, मैथ्स की। चलिए बात करते हैं पहले गणित, मैथ्स। कितने चैप्टर्स लगभग कवर करने हैं इसमें? कितने चैप्टर लगभग कवर करने हैं देखते हैं इसमें। लिख रहा हूं मैं पूरे को,
थोड़ा नोट कर लेंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग पे बात करूंगा। लगभग देखा जाए तो 30 के आसपास चैप्टर हैं लगभग, मैथ्स में 30 के आसपास चैप्टर हैं लगभग। डीआई को, ज्योमेट्री को सब मिला दूं तो लगभग 30 के आसपास चैप्टर हैं। मैं बोल रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोलते रहूंगा, आप नोट कर लेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी नोट करते चलेंगे। देखो कहां से कितने क्वेश्चंस आए थे ये भी बताऊंगा। एडीआई के एग्जाम में पिछले बार कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, एसीएफ में कहां से आए थे, एई में कहां से आए थे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ताकि समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। चलिए शुरू में 5 चैप्टर जो है ये बेसिक चैप्टर्स में आते हैं। शुरुआत के जो 5 चैप्टर में लिखने वाला हूं ये बेसिक चैप्टर में आते हैं जो आपका बेस बनाएंगे। पहला जो चैप्टर है ये है संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। दूसरा जो चैप्टर है ये सरलीकरण है, सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा जो चैप्टर है ये है भिन्न संख्या का, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। चौथा जो चैप्टर है ये है वर्गमूल तथा घनमूल का, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पांचवा जो चैप्टर है ये है घातांक और करनी, घातांक और करनी, इसको बोलते हैं इंडाइसेस एंड सर्ड्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहला चैप्टर आप देखेंगे संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, दूसरा है सरलीकरण जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है भिन्न संख्या जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, चौथा है वर्गमूल तथा घनमूल जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, पांचवा है घातांक और करनी, इसको बोलते हैं इंडाइसेस एंड सर्ड्स। आप इन तीनों चैप्टर को देखेंगे, अगर ये तीनों मिक्स ही पढ़ते हैं, ये तीनों चैप्टर्स को मिक्स पढ़ते हैं अपन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर, इन तीनों चैप्टर को मिक्स पढ़ते हैं अपन, एक साथ पढ़ते हैं इसको, एक साथ, ऐसा सेपरेट अलग अलग नहीं पढ़ते। ये तीनों एक ही चैप्टर मान के चलिए। बहुत सारा बेस है इसमें, बहुत सारा बेसिक क्लियर करना है आपको। यहाँ पे नंबर्स की जानकारी मिलेगी, बेसिक कैलकुलेशन, वी बॉड मास को सीखेंगे। वी बॉड मास में अलग अलग प्रकार के नंबर्स पे वी बॉड मास का काम, जैसे होल नंबर्स पे वी बॉड मास, फ्रैक्शनल नंबर पे वी बॉड मास, डेसिमल वाले नंबर्स पे वी बॉड मास, यूनिट डिजिट का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का आता है, रिमाइंडर थ्योरम का आता है, लैडर प्रॉब्लम का आता है। ऐसे इंडिविजुअल छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सेपरेट छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पूरा बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, तो बहुत बड़ा सेक्शन है ये। और पिछले बार का एग्जाम देखेंगे या कोई भी पीएससी का एग्जाम उठा के देख लो, यहां से प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। पिछले बार का एडीआई का एग्जाम ही देखोगे तो इन तीनों चैप्टर को मिला के 6 प्रश्न आए थे। 6 प्रश्न सोचो, जो 32 प्रश्न में मैथ्स के लिखा था उसमें 6 प्रश्न यहीं से आए थे। पिछले बार का एडीआई का एग्जाम को देखेंगे तो आप, तो ये तीनों चैप्टर आपका पूरा बेस बनाते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं। वी बॉड मास का पूरा यूज, अलग अलग नंबर्स पे वी बॉड मास लगाना, वहां से क्वेश्चन आया है। वी बॉड मास का बहुत लेंथी क्वेश्चन आया है, अच्छा बड़ा लेंथ का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन आए हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे क्वेश्चन आए हैं पीएससी में, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के। ये कोई नंबर है, 8 डिजिट्स का नंबर है, ये डिविजिबल है किससे, 72 से। ये डिविजिबल है किससे बोल देगा, 88 से। ये डिविजिबल है बोल देगा किससे, 44 से। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम का प्रश्न है ये कोई नंबर है 8 डिजिट्स का जो 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाजित होता है, तो बताओ एक्स और वाई का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। 5 डिजिट का कोई नंबर है 535AB, ये बोल देगा 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है, 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। लैडर प्रॉब्लम का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल, टेस्ट में भी आपने देखा होगा, लैडर प्रॉब्लम का ऐसा प्रश्न आ रहा है, ये देखिए इस प्रकार का लैडर प्रॉब्लम का प्रश्न आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन। ये देखिए इसका वैल्यू दे देगा, मान लो कितना, 27 बाई मान लीजिए दे दिया 47, ऐसा दे दिया। लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, पीएससी प्री में आ चुका, एसीएफ में आ चुका, यहां से एबीसी का वैल्यू पूछेगा आपसे।
अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। यूनिट डिजिट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे तो 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 5, इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसा पूछ लेगा। अच्छे स्तर के प्रश्नों की बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रश्न तो बनेंगे आपसे, ये अच्छे स्तर के प्रश्न है। 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 5, इसमें पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगा। समझ आ रहा है? ऐसा कोई प्रश्न आपको आर.एस. अग्रवाल में कहीं पे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई प्रश्न आपको एस.डी. यादव का बुक में कहीं पे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई प्रश्न आपको आर.एस. अग्रवाल एस.डी. यादव में नहीं मिलने वाला, ये भी नहीं मिलने वाला। और पूछे गए हैं, एई के एग्जाम में पूछा था इसको, पीएससी प्री में पूछा था इसको, एसीएफ में पूछा था इसको, पीएससी प्री में पूछा था इसको। तो स्थिति थोड़ा सा गंभीर रहता है। अगर 20, 21, 22 के पेपर को उठा के देखेंगे तो लेवल बहुत अच्छा रहा है। पिछले बार के एडीआई के पेपर को देखेंगे तो लेवल बहुत आसान था, बहुत आसान था, लेकिन तैयार रहेंगे अच्छे प्रश्नों के लिए। इस बार मुझे लग रहा है कि एसीएफ जैसा कांड ना कर दे। एसीएफ का लेवल देखिए क्या था, 600 में 270 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। 600 में सोचो, 600 नंबर में 270 में आपका सिलेक्शन हो गया है। 270 में बोल रहा हूं मैं, 270 में, मतलब 270 280 इंक्लूडिंग इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो गया है। सोच पा रहे हो, 600 नंबर का रिटर्न होता है उसमें, 300 प्लस 300, 600 नंबर का। 600 में 270 260 लाने वाले का इंटरव्यू कॉल आया था। 300 के अराउंड है तो सिलेक्शन हो गया उनका एसीएफ में। इतना टफ पेपर था एसीएफ का बोलते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन देखना, उसमें हर चैप्टर के अच्छे प्रश्न को ही डाला था उसमें, हर चैप्टर के अच्छे प्रश्न जो थे, इस लेवल के प्रश्न आए थे उसमें। ये जो 3 चैप्टर में लिखा हूं ना, इस वैरायटी के प्रश्न बार वाले डेटा पे काम करते हैं। बार वाले डेटा मतलब इन डेटा पे काम करते हैं, इनको सॉल्व करवाएगा आपसे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखेंगे अपन। ये सारे प्रश्न, ये सारे वैरायटी के प्रश्न सीरीज को लेकर के प्रश्न आते हैं। सीरीज को लेकर के प्रश्न जैसे 1/6 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ऐसे एक सीरीज दे देगा, इसका टोटल कितना होगा पूछेगा। ये सारे प्रश्न, ये सारे वैरायटी जो देख पा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे 2 का पावर 30, इसको डिवाइड करेगा 5 से तो बोलेगा रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। 2 का पावर 30 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर पूछ रहा हूं, शेषफल क्या आएगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, वो इन तीनों चैप्टर में ही कवर करने हैं। तो बड़ा सेक्शन होता है ये तीनों चैप्टर का। आप चाहें तो 3 महीना इन्हीं 3 चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इतना सारा है पढ़ने को। वैसे 3 महीना पूरा इन्हीं तीनों चैप्टर में लगा सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता है, जितने प्रश्न आए हैं, जितने आने की संभावना है, वो सारे आपको करा दूंगा मैं। ये 3 चैप्टर हैं जहां से प्रश्नों की संख्या 6 आई थी। उसके बाद वर्गमूल और घनमूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीएससी का पसंदीदा चैप्टर रहा है। अभी पीएससी प्री का एग्जाम देख लो उठा के, यहां से 3 क्वेश्चन आए थे। इंडाइसेस एंड सर्ट्स, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में बताऊंगा कहां से कितने प्रश्न आए थे, पहले चैप्टर लिखिए पूरा। इसके बाद बात करता हूं मैं कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स की, जिसमें औसत, एवरेज का चैप्टर आता है, जिसमें प्रतिशत मतलब परसेंटेज का चैप्टर आता है, जिसमें लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आता है, प्रॉफिट लॉस। इसी में आप पढ़ते हैं, इसी में आप पढ़ लेते हैं किसको, अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य और छूट, कहने का मतलब प्रिंटेड प्राइस एंड डिस्काउंट को इसी में पढ़ लेते हैं आप। तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में ही अपन प्रिंटेड प्राइस और डिस्काउंट का कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। इसी से लिंक होता हुआ अगला चैप्टर है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसी से लिंक होता हुआ चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई एंड सीआई बोलते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद और चैप्टर्स हैं, आप देखेंगे तो इसके बाद पूरा सेक्शन आएगा किसका, अनुपात समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी का एप्लीकेशन है। एक होता है साझा, पार्टनरशिप, एक होता है मिश्रण, एलिगेशन या मिक्सचर बोलते हैं इसको। ये तीनों एक ही हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एप्लीकेशन पूरा पार्टनरशिप है, उसी का एप्लीकेशन पूरा एलिगेशन है। आप एसीएफ का पेपर उठा के देखिए, एसीएफ में साझा से शानदार प्रश्न आया था, एक बहुत अच्छा प्रश्न। पीएससी प्री का 2022 का और मेंस का पेपर उठा के देखिए, वहां पे आप देखेंगे मिश्रण से बहुत शानदार प्रश्न आए हुए हैं।
मेंस में 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा था मिश्रण का, 8 नंबर का एक प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न था। एसीएफ में साझा से बहुत अच्छा प्रश्न बना था एसीएफ के एग्जाम में। तो ये अनुपात और समानुपात का ये एप्लीकेशन है, साझा और मिश्रण। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चैप्टर देखिए, और चैप्टर में आ जाएगा आपका एक लस और मस, पीएससी का हमेशा से पसंदीदा चैप्टर रहा है। इसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों को लगता है बस लसम मसम निकालना सीख गए मतलब चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को, पूरा एप्लीकेशन है। ट्रैफिक सिग्नल वाले जो प्रश्न आते हैं, 3 ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट्स लगी हैं, ये लाइट इतने सेकंड बाद अपना कलर चेंज करती है, ये वाली इतने सेकंड बाद, ये वाली इतने सेकंड बाद, तीनों एक साथ कितने समय बाद अपना कलर चेंज करेंगी। घंटी बजने वाले प्रश्न आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्लोर पे मुझे टाइल्स बिछानी है तो मिनिमम कितनी टाइल्स बिछाऊंगा, स्क्वायर शेप की अगर मुझे टाइल्स बिछानी है तो मिनिमम कितनी टाइल्स बिछाऊंगा, आपको डायमेंशन दे दूंगा लंबाई चौड़ाई फ्लोर का। किसका एप्लीकेशन है वो? एचसीएफ का। एचसीएफ का एप्लीकेशन है, वहां कहीं नहीं लिखा है एचसीएफ। सोचो, मैं आपको फ्लोर का डायमेंशन दे दिया, लंबाई चौड़ाई, अब मैं बोल दिया बस कि आपको स्क्वायर शेप की इसमें क्या लगानी है, टाइल्स, स्क्वायर शेप की टाइल्स, मिनिमम कितनी टाइल्स लगाऊंगा इस फ्लोर पे। सोचो, इसमें एचसीएफ घुसेगा। ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन में एलसीएम घुसेगा, घंटी बजने वाले बेल बजने वाले क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले क्वेश्चन में एलसीएम घुसेगा। वहां कहीं लिखा नहीं होता कि एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका। आगे बढ़ेंगे तो चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, इसको बोलते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसी का एप्लीकेशन है एक, जिसको बोलते हैं रेलगाड़ी यानी ट्रेन। एक होता है नाव धारा, नाव धारा से प्रश्न पूछता ही है। बोट एंड स्ट्रीम, पीएससी का एकदम पसंदीदा चैप्टर। तीनों देखा जाए तो एक ही है, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद देखेंगे तो एक है समय और कार्य, समय और काम, टाइम एंड वर्क, इसी का एप्लीकेशन है पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, समय और काम, पाइप और टंकी। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा है, समझ आ रहा है? जैसे ये देखेंगे, ये तीनों एक ही चैप्टर हैं, ये तीनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। समय और काम का ही एप्लीकेशन है ये पाइप और टंकी। समय और काम में जैसे व्यक्ति काम करेंगे, ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में, दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? तो बहुत जनरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल ए, नल को मतलब पाइप बोलते हैं, पाइप ए किसी टैंक को भरता है 10 मिनट में, पाइप बी उसी टैंक को भरता है 20 मिनट में, दोनों को एक साथ खोल दे तो टैंक कितने देर में भर जाएगा? दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे आता है, एक्स्ट्रा चीजें यहां पे पढ़नी है आपको। चाल समय दूरी का ही एप्लीकेशन रेलगाड़ी नावधारा है। नावधारा से हर साल हर एग्जाम में पीएससी ने प्रश्न पूछा है। व्यापम के एग्जाम से अलग है, ध्यान रखिएगा। जो चैप्टर व्यापम में इंपॉर्टेंट नहीं है वो पीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साझा, जैसे नावधारा, जैसे समय कार्य, पाइप टंकी, ये सब व्यापम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते, और पीएससी हर साल प्री में, मेंस में, वनडे एग्जाम में भर भर के इन प्रश्नों को दिया है। इसके अलावा और भी चैप्टर आप देखेंगे, एक है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिख लीजिए। ये वैसे अपन हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करते ही हैं। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 20 चैप्टर तो ये हो गए आपके, 20 चैप्टर लगभग 20 तो ये हो गए, देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा पिछले बार एडीआई में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, 20 तो ये हो गए। इसमें अभी ज्योमेट्री का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूं मैं, ज्योमेट्री पूरा अभी बचा ही है। डीआई का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूं मैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ भी इंक्लूड नहीं है इसमें। ये 20 तो सेपरेट चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इसके बाद ज्यामिति का, ज्योमेट्री का सेक्शन थोड़ा देखना क्या पढ़ना है आपको। ज्यामिति का सेक्शन, ज्योमेट्री,
ज्यामिति में ही क्षेत्रमिति को शामिल कर रहा हूं मैं। मेंसुलेशन वाला सेक्शन जो है उसको मैं ज्योमेट्री में ही लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मेंसुलेशन वाले को मैं पूरा ज्योमेट्री में ही लिख रहा हूं, ज्यामिति में ही पूरा क्षेत्रमिति वाले सेक्शन को लिख रहा हूं। इसमें पढ़ना क्या है, पहला आपको रेखा और कोण। रेखा और कोण, रेखा और कोण का मतलब होता है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, अलग अलग प्रकार की लाइंस पढ़नी है, अलग अलग प्रकार के एंगल्स पढ़ने हैं आपको। एंगल्स बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, सारे एंगल्स पढ़ने हैं। एक्यूट एंगल होता है, जैसे पढ़े होंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं। सारे एंगल्स को पढ़ना है आपको। पूरक कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, समझ आ रहा है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सुने होंगे सब। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बोलते हैं जिसको। बहुत सारे एंगल्स पढ़ने हैं, पूरा एंगल्स पे खेल खेलना है आपको। ये एंगल इतना तो ये कितना, ये एंगल इतना तो ये कितना, सब खेलेंगे इसमें। इसके बाद पूरा 2D फिगर्स जो है वो पूरा कवर करना है। 2D फिगर्स, 2D फिगर्स पूरा कवर करना है। 2D फिगर्स में आप देखेंगे पूरा त्रिभुज, ट्रायंगल, पूरा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और पूरा का पूरा कवर करना है आपको वृत्त, सर्कल। ये तीनों कवर करना है, पूरा त्रिभुज, पूरा चतुर्भुज, पूरा वृत्त, पूरा ट्रायंगल, पूरा क्वाड्रिलेटरल, पूरा का पूरा सर्कल। अब त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, समझ आ रहा है। सारे त्रिभुज को पढ़ना है आपको, सारे त्रिभुज कवर करने हैं। जैसे विषम बाहु होता है, समबाहु होता है, समकोण होता है, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हैं। चतुर्भुज में जैसे आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कहने का मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, समझ आ रहा है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, सब कुछ कवर करना है। उनके फॉर्मूलेस कवर करने हैं, सर्कल पूरा कवर करना है। इसमें अर्धवृत्त, समझ आ रहा है, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, उसको कवर करना है। 3D आकृति पूरा कवर करना है, 3D फिगर्स, 3D फिगर्स पूरा कवर करना है। इसमें क्या क्या आता है देखो, इसमें आता है आपका जैसे घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर बोलते हैं इसको, शंकु, कोन बोलते हैं, गोला इसको बोलते हैं स्फेयर। घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता का एक अलग सेक्शन है पूरा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सर्वांग समता समरूपता जो पढ़े होंगे आप बचपन में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता बोल रहा हूं उसको, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करने हैं, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और लास्ट में विविध क्वेश्चंस। विविध मतलब जो एकदम अलग क्वेश्चंस पीएससी ने पूछे हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। विविध मतलब मिसलेनियस पूरा, उसमें सब आ जाएगा। जो भी पीएससी ने अलग अलग पूछा है, जैसा जैसा पूछा है वो सब कवर करा दूंगा उसमें। इतना सेक्शन है ज्योमेट्री प्लस मेंसुलेशन का, समझ आ रहा है, इतना सेक्शन कवर करना है आपको। तो 20 तो उधर हो गया था, इधर हो गया आपका इतना, 26 हो गया लगभग देखा जाए तो। इसके बाद लास्ट में आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, इसका मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अपन को अगर डेटा का ब्रीफ एक जानकारी चाहिए, डेटा का एक ब्रीफ में स्टडी कर पाऊं, तो डेटा का ब्रीफ स्टडी अगर मैं कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे डेटा का एक ब्रीफ स्टडी करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो डेटा को रीड करने के लिए, डेटा का ब्रीफ स्टडी, डेटा की संक्षिप्त जानकारी एक बार जानने के लिए अपन को डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। और डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें पहला होता है पाई चार्ट, हिंदी में पाई चार्ट या वृत्त चित्र भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में तो पाई चार्ट ही बोलते हैं। दूसरा होता है दंड आलेख, दंड आलेख,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा। दंडालेख मतलब बार ग्राफ। तीसरा लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। चौथा सारणियन, सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन, टेबुलेशन। आपने ऐसा देखा होगा पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, तो पाई चार्ट का मतलब एक सर्कल के, ऐसा आपने पढ़ा होगा, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, एक सर्कल का सेक्टर, ऐसा ये देखिए एक सर्कल का सेक्टर को काट के डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई चार्ट में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक सर्कल का सेक्टर काट के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो फूड पे बता रहा है एक्सपेंस आपने कितना किया, खाने पर खर्च कितना किया। ये मान लो बता रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन पर आपने कितना एक्सपेंस किया। ये बता रहा है एजुकेशन पर कितना किया। ऐसे अलग अलग सेक्टर जो है ये अलग अलग एक्सपेंसेस को बताएगा। मतलब एक सर्कल का सेक्टर को कट करके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, पाई चार्ट। सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करना। अगर आप एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंडालेख बार ग्राफ बना करके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं दंडालेख या बार ग्राफ। अब ये सिंगल हो सकता है, डबल, ट्रिपल, कैसा भी हो सकता है। अगर आप एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से लाइन ग्राफ ड्रॉ करके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। और अगर आप ऐसा टेबुलेशन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा टेबुलेशन के फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं आप सारणियन या टेबुलेशन। ये सेक्शन है आपका। यहां से प्रश्न आएंगे, कंफर्म आएंगे, यहां से प्रश्न एकदम गारंटीड आएंगे। 3 से 4 प्रश्न आपको यहां से दिखाई देंगे ही। इतना मैथ्स है, सोचो। सेक्शन बहुत आसान नहीं है कि मैथ्स मतलब 10-15 चैप्टर कवर करने हैं। देख पा रहे हैं 20 प्लस उधर ज्योमेट्री वाला पूरा सेक्शन और इधर डीआई वाला पूरा सेक्शन, इतना सेक्शन है आपके पास। अब कहां से कितने प्रश्न आए थे एक बार मैं आपको बताता हूं, कहां से कितने प्रश्न आए थे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे, ये मैं आपको बताता हूं। हेमिस्फेयर आ जाएगा ना उसी में, स्फेयर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें हेमिस्फेयर तो आ ही जाएगा। स्फेयर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे हेमिस्फेयर आएगा ही, चिंता मत करिए। वो देखिए कहां से कितने क्वेश्चन आए थे एक बार देखना। अच्छा आप देखेंगे तो यहां से मैंने कम बताया है। इन तीनों चैप्टर को मिला के, इन तीनों चैप्टर को मिला के टोटल आए थे 9 क्वेश्चन। इन तीनों चैप्टर को मिला के, इन तीनों चैप्टर को मिला के टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने जो 6 लिखा है ना, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे इन तीनों चैप्टर को मिला करके। सोचो 9 क्वेश्चन, 32 में 9 तो यहीं से पूछ लिया था, 32 में 9 यहां से पूछ लिया था। समझ आ रहा है। इधर से एक प्रश्न आया था वर्गमूल और घनमूल से, एक प्रश्न आया था। 16 की बात कर रहा हूं। घातांक करने से कोई प्रश्न नहीं दिया। एवरेज का 2 क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवरेज से तो आना ही है, हर साल आता है। परसेंटेज का 5 क्वेश्चन था, परसेंटेज का 5 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का 3 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का 3 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं आया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो इधर पे सीधे ट्रेन से एक प्रश्न आया था, ट्रेन से एक क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क का 4 क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बोला इधर से प्रश्न आता है पीएससी में। एज रिलेटेड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आया था। देखिए बाकी किसी चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं पूछा। सोचो अब 2016 के पेपर को बेस बना के तैयारी तो कर नहीं सकते आप कि 2016 में जो चैप्टर पूछा उसी को पढ़ना है। ये तो फालतू की बात हो जाएगी पूरी। आपको समझना होगा कि वनडे एग्जाम्स हो गए पीएससी के, पीएससी प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का हो गया। तो अब देखो आप खुद सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन चैप्टर से प्रश्न ही ना आए। आप देखेंगे एसीएफ का पेपर, तो एसीएफ में इसका जस्ट अपोजिट, एसीएफ में यहां से आया, एसीएफ में यहां से आया। समझ आ रहा है, एसीएफ में यहां से पूछा था। तो एसीएफ का एग्जाम देखेंगे तो जो चैप्टर यहां पे नहीं पूछे गए वो पूछे गए थे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पीएससी कहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपको सारे चैप्टर्स तैयार करने होंगे। आप देख सकते हैं एडीआई का पेपर देखेंगे तो फिर गिने चुने प्रश्न पूछे गए थे, 9 यहां से, 2, 5, 3, 1 ऐसे पूछा था। ये सारे चैप्टर मिसिंग थे। जबकि लसम से हमेशा प्रश्न आता है, एसीएफ में भी आया था एक प्रश्न, यहां से एसीएफ में आया था एक प्रश्न।
अच्छा प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न था। प्री में हमेशा आता है ल समस्या का एक प्रश्न, हमेशा आता है। तो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं ये मान के चलिए। ज्योमेट्री वाले सेक्शन से पिछले बार एडीआई का पेपर देखेंगे, एडीआई का पेपर की बात कर रहा हूं, तो आपको 3D फिगर से 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 2 क्वेश्चन 3D फिगर से। और आप यहां से देखेंगे तो आपको ये बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन। ऐसा था मैथ्स का हालचाल 2016 में। लेकिन आपको पूरा पढ़ना है ये मान के चलिए, ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, लगभग 80 दिन लगेगा कम से कम, 80 दिन, 80 घंटे के आसपास लगेंगे लगभग। तो सैटरडे संडे को मैं इसी बार से प्लान कर रहा हूं। सैटरडे संडे जैसे मेरा शाम वाले जो बच्चे आ रहे हैं तो मर्ज करके सैटरडे संडे को मैं ज्योमेट्री और डीआई पढ़ाता हूं, तो उनका चालू करूंगा ज्योमेट्री भी डीआई भी। ऐसा ज्योमेट्री और डीआई के लिए सैटरडे संडे ऐसा मेरा फिक्स रहता है। डीआई का जो सेक्शन है ये वाला, अब इसके लिए आप बोलेंगे कि परसेंटेज तो पढ़ाई नहीं हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ाई नहीं हो, तो हम कैसे समझ पाएंगे, एवरेज तो आप पढ़ाई नहीं हो, तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए समझाना। समझ आ रहा है? वो मैं शुरू में ही 1-1.5 घंटा पूरा बता देता हूं कि डीआई में किन किन बातों की आवश्यकता है, पूरा कंसेप्ट के साथ में। 1 घंटा मैं डीआई नहीं पढ़ाता, 1 घंटा बेसिक इंफॉर्मेशन डीआई के लिए क्या क्या चाहिए। तो डीआई और ज्योमेट्री का जो सेक्शन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बड़े सेक्शन है, ज्योमेट्री में लगभग 15 से 20 घंटा कम से कम लगता है मेरे को, कम से कम 20 घंटा मान के चलिए। अब डेली ऐसा क्लास में पढ़ाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वो, तो 3-3 घंटे का क्लास ऐसा सैटरडे संडे लगता है। डीआई और ज्योमेट्री का सेक्शन आपका मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट करूंगा। हो सकता है इसी बार से स्टार्ट हो जाए, इसी बार से आपका मेहनत थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन समय आप लोग का देखा जाए तो यहां से 3 महीना बचा है, 3 ही महीना मान लीजिए, 3 तारीख तो हुई आज, 3 ही महीना बचा है। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स में जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, मैं एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। चाहे कितना भी टफ कर ले, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के करा दूंगा। सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस निकाल निकाल के करा दूंगा आपको मैं। सीजीएल मेंस के 20, 21, 22 का जो पेपर देखेंगे ना आप इसके पैटर्न को पकड़ लीजिए। 20, 21, 22 में जो एग्जाम हुआ है सीजीपीएससी का, जो 20, 21, 22 का दौर है, यही टफ दौर था, एकदम टफ दौर था 20, 21, 22 का। तो ये दौर एकदम टफ दौर था, इससे टफ कभी नहीं हुए हैं एग्जाम सीजीपीएससी में। ये वर्ष 3-4 वर्ष सबसे टफ थे। इनमें जो प्रश्न आए हैं उसका एनालिसिस करेंगे तो सीजीएल के पूरे क्वेश्चन छपे हुए हैं। सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होता है, सीजीएल का टियर 2, इसके अलावा बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ का जो होता है, आईबीपीएस जो लेता है, एसबीआई जो लेता है, इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं। कौन से चैप्टर का कहां से उठाया, पूरा मैंने एनालिसिस किया था 20, 21, 22 में, एकदम क्लियर। सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चन को पीएससी 2021 में दिया है, मेंस 2022 के क्वेश्चन को पीएससी 2023 में दिया है, ऐसे किया है वो। मतलब इधर 19 में पूछा गया क्वेश्चन को यहाँ 20 में छाप दिया है, इधर 20 में पूछा गया क्वेश्चन को इधर 21 में छाप दिया है, ऐसा किया है। जो पजल के क्वेश्चन उठाया है, जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उठाया है, जो सिलोजिज्म करके आता है चैप्टर न्याय निगमन, उसके क्वेश्चन जो उठाया है वो पूरा बैंकिंग का उठाया, पूरा बैंकिंग का छापा है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बस जितना पढ़ाऊंगा उतना प्लस प्रैक्टिस हिट, इतना काम करिए, आपको उससे बाहर नहीं जाना है, सब कुछ वहीं से आएगा ये मान के चलिए। 2-4 प्रश्न बाहर से आते भी है तो भी आप दिमाग लगा लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, शाम वाले बैच में भी यही बात बोल रहा हूँ कि जितना काम करा रहा हूँ मैथ्स में, जितना काम रीजनिंग में करा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रीजनिंग को देखते हैं चलिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पूरा इंट्रो क्लास ले रहा हूं आज, पूरा ये बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है आपको। रीजनिंग, अब रीजनिंग के पिछले बार आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। पिछले बार आपने देखा कि रीजनिंग की संख्या क्वेश्चंस की 48 के आसपास थी, 48 के आसपास क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। मतलब मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा क्या पूछा है, रीजनिंग पूछा है ज्यादा पिछले बार। एसीएफ का पेपर देखेंगे तो 50 में से दोनों लगभग बराबर पूछे गए थे, 20, 22, 23 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बाकी मैथ्स के थे। पीएससी प्री का पेपर देखेंगे सीसेट का, तो उसमें बराबर रहता है, लगभग 30 के आसपास मैथ्स, 30-32 के आसपास रीजनिंग रहता है, तो दोनों बराबर रहता था। लेकिन एडीआई में रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा कर दिया था। तो अब इस बार क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा रहने की ही उम्मीद रहती है, रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में भी लगभग 30 के आसपास चैप्टर होंगे, लगभग 30 के आसपास रीजनिंग में भी। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं शुरुआत के
6 चैप्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 चैप्टर जो लिखूंगा ये। पहला जो चैप्टर है इसको बोलते हैं आप सांकेतिक भाषा, इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 6 चैप्टर में लिख रहा हूं पहले तो। पहला है सांकेतिक भाषा, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इसको, अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा है आपका सादृश्यता, सादृश्यता, सादृश्यता को बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी ऐसा स्पेलिंग होता है। जहां पे स्पेलिंग में डाउट आए पूछ लीजिएगा भाई, बाकी स्पेलिंग में दिक्कत आएगी नहीं आप लोग को। चौथा जो चैप्टर है यह है श्रेणी का, सीरीज बोलते हैं इसको, सीरीज, श्रेणी। पांचवा चैप्टर जो है यह है वर्गीकरण का, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। और छठवां है लुप्त पद, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म, लुप्त पद यानी मिसिंग टर्म, छठवां जो चैप्टर है। ये 6 चैप्टर लिखा हूं मैं। अब एक बात समझना, इन 6 चैप्टर से पिछले बार कितने प्रश्न आए थे देखना अभी। इन 6 चैप्टर से टोटल पिछले बार आए थे 26 प्रश्न, 26 क्वेश्चन आए थे इन 6 चैप्टर से। सोचो 26 प्रश्न 48 में से इन्हीं 6 चैप्टर से थे, मतलब आधा तो यही हो गया पूरा। और ऐसा नहीं कि एडीआई में आया था बाकी में नहीं आएगा सर, या बाकी में आएगा एडीआई में नहीं आया था, 2016 में आया था, तो हमेशा ऐसा थोड़ी आएगा। इन्हीं चैप्टर से पीएससी प्रश्न पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पीएससी के इन्हीं 6 चैप्टर से रहते हैं। आप पीएससी प्री के पेपर को उठा के देख लीजिए, 19, 20, 21, 22 का पेपर उठा के देखिए, आपको यहीं से मिलेंगे। अच्छा आप वो छोड़ो, आप एसीएफ का जो पेपर होता है वो भी वनडे एग्जाम होता है एसीएफ। आप एसीएफ का पेपर को देखो, एसीएफ के पेपर में आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, फिक्स रहता है उसमें, जिसमें से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और बचे क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। बचे 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैथ्स के रहते हैं। इन 20 से 22 प्रश्नों में आप देखेंगे तो लगभग 13 से 14 प्रश्न जो हैं वो इन्हीं चैप्टर से पूछे गए थे। एसीएफ का पेपर उठा के देखना, 22-23 प्रश्नों में 13 से 14 प्रश्न इन्हीं 6 चैप्टर से पूछे गए थे। आप एई का पेपर देखना, एई का पेपर जो पिछले 2 बार एई का एग्जाम हुआ है, एई का पेपर को देखना, उसमें भी 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का रहता है, जिसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। आप देखेंगे तो 13 से 14 प्रश्न यहां पे भी आपको इन्हीं 6 चैप्टर से दिखाई देंगे। एआर का पेपर देखना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो हुआ था, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। यहीं से इन 6 चैप्टर से 20 प्रश्न आपको दिख जाएंगे। ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां से पीएससी लगातार, पीएससी छोड़ो हर एग्जाम में उठा लो, सेंट्रल का एग्जाम उठा लो, व्यापम का एग्जाम उठा लो, व्यापम के एग्जाम में भी यहीं से प्रश्न आता है। व्यापम तो इसी को पूछ लेता है। व्यापम का जनरल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो व्यापम का एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, 150 प्रश्न आते हैं जनरली। अब तो 100 में कर दिया व्यापम हर एग्जाम को, अब तो व्यापम ने फिक्स कर दिया सारी भर्ती परीक्षा 100 नंबर की लूंगा मैं। लेकिन 150 में 15 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के, आरआई हो, पटवारी हो, अमीन पटवारी हो, मंडी इंस्पेक्टर हो, 150 में 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, जिसमें से श्रेणी के ही 3 प्रश्न आ जाते थे, एक आध प्रश्न यहां से आता था। तो मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे आरआरबी का देख लो, चाहे आप देख लो एसएससी का, चाहे बैंकिंग का, इन्हीं 6 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में इसको देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, मिसिंग टर्म। इन चैप्टर के मतलब पता है कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब तो समझ आता है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कोड को क्या करना है, डिकोड। कैसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में अगर आप आएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आंसर का कोड ऐसा कर देगा, आंसर का कोड कर दिया 86 ऐसा, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। जैसे राम का कोड कर दिया SBN, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। जैसे आंसर का कोड ऐसा कर दिया, आंसर का कोड वो लिख दिया क्या, 26, 14, 19, 23, 22, 18 ऐसा लिख दिया। ये देखिए आंसर का कोड, ये सब क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। आंसर का कोड को मैं ये लिख दिया, आंसर का कोड को मैं ये लिख दिया, राम का कोड को मैं ये लिख दिया, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन।
कोड को क्या करना है, डिकोड। आंसर के कोड को 86 कैसे लिखा, मैं राम को एसबीएन कैसे लिखा, आंसर को ये कैसे लिखा, इसको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत सारा, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा चैप्टर है। चाइनीज कोडिंग पढ़ते हैं इसमें, चाइनीज कोडिंग आता ही है, चाइनीज कोडिंग पढ़ते हैं इसमें, चाइनीज कोडिंग आता ही है, कंफर्म आता है चाइनीज कोडिंग। बहुत सारा वैरायटी है, बहुत वैरायटी है कोडिंग डिकोडिंग में। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला भी इससे मिलता जुलता चैप्टर ही है, सांकेतिक भाषा से। सांकेतिक भाषा में जिन चीजों का आप यूज करेंगे उन्हीं चीजों का यूज अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, अब बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अक्षरों का यूज करके इनमें से कौन सा शब्द आप बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्वरों को इससे रिप्लेस कर दो, व्यंजनों को इससे रिप्लेस कर दो, फिर बताओ दाएं से चौथा कौन सा, बाएं से पांचवा कौन सा। 5-6 शब्द आपको दे देगा, बोलेगा इनको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाना है तो कैसे जमाएंगे, अंग्रेजी शब्दकोश में जमाना है तो कैसे जमाएंगे। बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस का। सादृश्यता का प्रश्न कैसा आता है, एनालॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादृश्यता का प्रश्न कैसा आता है, जैसे बोल देगा 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध किससे होगा, ये देखिए, इसको बोलते हैं एनालॉजी का प्रश्न। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं एनालॉजी का चिन्ह, इसको बोलते हैं एनालॉजी का चिन्ह बोलते हैं इसको। 5 का संबंध जिस प्रकार 7 से है वैसा ही 9 का संबंध किससे होगा, ऐसा प्रश्न बनता है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कभी इस चैप्टर को, वो आंसर 11 सोचते हैं, और 11 जो बच्चे पढ़े हैं वो 11 छोड़ के सब सोच लेते हैं। समझ आ रहा है, जो बच्चे कभी नहीं पढ़े इस चैप्टर को, कभी नहीं पढ़े हैं, देखे ही नहीं है, वो आंसर सोचेंगे 5 का संबंध 7 से कैसे है सर, 5 में 2 जोड़े हैं तो 7, तो 9 में 2 जोड़े तो 11। और जो बच्चे पढ़े हैं वो इतना वाहियात लॉजिक कभी सोचेंगे ही नहीं। जो बच्चे एक लेक्चर भी अटेंड किए इस टॉपिक का, वो कभी सोचेंगे ही नहीं कि सर 5 में 2 जोड़ने पे 7, तो 9 में 2 जोड़ने पे 11। अच्छा 11 तो इतना वाहियात आंसर है कि 11 तो ऑप्शन में दिखेगा भी नहीं आपको, चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, आंसर तो दूर की बात है, वो ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा। सोचने का अप्रोच आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 के अंकों का योग मैंने क्या लिखा है, 7। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 के अंकों का योग कितना होता है, 9। तो आंसर क्या होता, 9। और जो कभी नहीं पढ़े वो 9 छोड़ के सब सोच लेते। ऑप्शन में तुक्का ही मारना होता तो 9 को तुक्का नहीं मारते, वो 9 को छोड़ के कुछ भी तुक्का मार लेते, लेकिन 9 को तो नहीं मारते वो, जो कभी नहीं पढ़े हैं। वो क्या बोलेंगे, 5 का संबंध 7 से तो 9 का 9 से तो नहीं होगा सर, तो ऑप्शन में काटना है तो सबसे पहले 9 को काट दो, बाकी में तुक्का सोचते हैं क्या मारना है, और आंसर 9 ही हो रहा है। अप्रोच पे पूरा डिपेंड करेगा, ये कैसे सोचूं मैं, तो पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बनता है कि पहले ये सोचना फिर ये सोचना। शाम वाले बैच से पूछना कैसे बनाते हैं इसके क्वेश्चंस को, ऐसा आंसर देते हैं कि सबसे, मतलब ऐसा बैच मैंने देखा नहीं जैसे शाम वाले बच्चे आंसर देते हैं एनालॉजी का। एनालॉजी में हर बच्चे फंसे हैं, हर बैच के बच्चे फंसे हैं सोचने में, लेकिन शाम वाले बच्चे ऐसा आंसर देते हैं एनालॉजी का कि वो एकदम रट के बैठे हैं, क्योंकि वो डेटा पे इतना काम कर लिए ना, यहाँ पे डेटा पे काम करना है, यहाँ पे डेटा पे काम करना है, नंबर्स का खेल खेलना है। नंबर्स का खेल खेलने का मतलब अगर मैंने 170 लिख दिया तो सोते जगते उठते बैठते आपको दिखेगा कि ये क्या है, 13 का वर्ग धन 1, ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिखने लगा है शाम वाले बच्चों को, इतना रीजनिंग पढ़ चुके, उनके 5 चैप्टर पूरे हो गए ऑलमोस्ट, उनको दिखने लगा है। अगर मैंने 346 लिख दिया तो उनको दिखता है कि ये क्या है, 7 का क्यूब प्लस 3। अगर मैंने 350 लिख दिया तो उनको दिखता है ये क्या है, 7 का क्यूब प्लस 7। ऐसा दिखता है उनको, और ऐसा दिखेगा आपको भी, क्योंकि एनालॉजी में पूरा नंबर्स का खेल खेलना है, लेटर्स का खेल खेलना है, शब्दों पे भी आधारित आता है एनालॉजी। शब्दों पे आधारित कैसा आएगा, शब्दों पे आधारित ऐसा आता है जैसे मध्य प्रदेश का संबंध है भोपाल से, तो यूपी का संबंध किससे होगा, ऐसा बोलेगा। तो मध्य प्रदेश का क्या ही है, राजधानी, तो यूपी का राजधानी क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लखनऊ। तो पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से है वैसे ही तीसरे का संबंध किससे होगा, ऐसा प्रश्न आता है, इसको एनालॉजी बोलते हैं। अच्छे प्रश्नों की ओर जाएंगे तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आजकल तो, कि 7 का संबंध 350 से है सर, तो यहाँ 6 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे दे दिया 5 का संबंध किससे है, 130 से। ये देखो एक्स्ट्रा थोड़े से अच्छे प्रश्नों में जाएंगे तो ऐसा पूछा है, ये पीएससी पूछा है, पिछले 3-4 सालों का पेपर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछा है। एनालॉजी बोलते हैं इसको,
क्या क्या 7 के क्यूब में 7 जोड़ा हूं, 5 के क्यूब में 5 जोड़ा हूं, तो आप भी 6 के क्यूब में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं। जो बच्चा एक लेक्चर भी मेरा अटेंड किया वैसा तो सोचेगा ही नहीं कि 5 में 2 जोड़ा तो 7, 9 में 2 जोड़ा तो 11, आंसर 11। खुश होके 11 देख रहा है, ऑप्शन में 11 ही नहीं है। और कुछ बच्चे तो ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं ना, इसको प्रोपोर्शन सोचते हैं, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वाला प्रोपोर्शन सोच लेते हैं। पहली बार बैठेंगे एग्जाम में ये आ गया क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत आसान पूछा है, इसमें ऐसा करेंगे 5/7 बराबर 9/x, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 7, एक्स का वैल्यू 63/5। ऑप्शन में नामो निशान नहीं है ऐसे ऑप्शन का। रेशियो प्रोपोर्शन लगा रहे हैं वो कि सर हम तो बचपन में पढ़े कि रेशियो का साइन होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। गलत होता है लेकिन वो भी समझ आ रहा है। तो ऐसा दिक्कत है, रीजनिंग ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। ये बोलते हैं सादृश्यता। श्रेणी का चैप्टर कैसा होता है, श्रेणी में आपको सीरीज दिया रहेगा एक, उसका नेक्स्ट टर्म पूछेगा। जैसे सीरीज में बोल दिया, मैं एग्जांपल के लिए 4 दे दिया, ऐसा मैं दे दिया यहाँ पे कितना 11 दे दिया, मैं दे दिया कितना 30, मैं दे दिया कितना 67, मैं यहाँ पे दे दिया 128, यहाँ पे दे दिया 219 और नेक्स्ट पूछ लिया, नेक्स्ट पूछ लिया। ये सीरीज का क्वेश्चन होता है। शब्दों पर, सॉरी, ये संख्याओं पर आधारित सीरीज हो गया, नंबर्स पे। ऐसा लेटर्स पे भी सीरीज आता है, लेटर्स पे लेटर्स दिए रहेंगे, ऐसे लेटर्स दिए रहेंगे और नेक्स्ट टर्म पूछ लेगा। ये ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं चैप्टर्स का, ताकि समझ में तो आए किस चैप्टर में क्या है। बच्चों को तो नाम भी नहीं पता, एनालॉजी में क्या आता है नहीं पता क्या आता है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं एनालॉजी का चैप्टर क्या होता है, एनालॉजी पता ही नहीं क्या होता है। सीरीज ऐसा होता है। अब लेटर्स पे भी बेस्ड सीरीज आता है, लेटर्स पे बेस्ड। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, ऐसे 4 शब्द आपको दे दिए जाएंगे, ऐसे 4 शब्द, 4 में से 3 में एक सिमिलैरिटी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दिया 4 महीनों के नाम, अप्रैल दे दिया, जुलाई दे दिया, दिसंबर दे दिया और मान लीजिए जनवरी दे दिया। मैं बोला इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, जो अलग है उसको छांटो। यह है वर्गीकरण का प्रश्न। शब्दों पर आधारित, वर्ड्स पे आधारित वर्गीकरण का प्रश्न। इसी में संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण का प्रश्न आ जाएगा। संख्याओं पर आधारित 37 लिख दिया, 43 लिख दिया, मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 23 और मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कितना 27। मैं बोला इन 4 में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, उस अलग को छाटो। तो आप बोलेंगे सर इन 4 में सिमिलैरिटी क्या है, 3 में, ये 31 दिन, ये 31 दिन, ये 31 दिन, और ये कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो 3 में सिमिलैरिटी क्या है, तीनों 31 दिन के हैं और ये कितने दिन का है, 30 दिन का है। यहां पे 4 में से 3 में क्या सिमिलैरिटी है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। अलग क्या है, 27 है। ऐसे ही लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं लिख दिया LO, जैसे मैं लिख दिया RI, जैसे मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया MN और मैंने लिख दिया WX। समझ आ रहा है। अब इन 4 में 3 में एक सिमिलैरिटी है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों क्या हैं, अपोजिट लेटर्स। पढ़ाऊंगा, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट लेटर्स। ये दोनों क्या हैं, अपोजिट लेटर्स। ये दोनों अपोजिट नहीं है। अब खुद सोचो, ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो ना, ये वर्गीकरण का चैप्टर है। शब्दों पर आधारित क्वेश्चन, नंबर्स पे आधारित, और ये क्या हो गए, लेटर्स पे आधारित। ऐसे ही 3 वेराइटी के क्वेश्चंस कहां पे बनेंगे, एनालॉजी में। शब्दों पर आधारित, समझ आ रहा है, शब्दों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और अक्षरों पर आधारित। 3 वैरायटी के प्रश्न यहां भी बनेंगे, 3 वैरायटी के प्रश्न यहां भी बनेंगे, 2 वैरायटी के प्रश्न यहां बनेंगे, एक शब्दों पर, सॉरी, एक संख्याओं पर और दूसरा अक्षरों पर। ये हो गया संख्याओं पर आधारित सीरीज। ऐसे ही अक्षरों पर, लेटर्स पे बेस्ड सीरीज भी आएगा। तो लेटर्स में इतना काम कर लेंगे ना आप इन 2 चैप्टर में, इन दोनों में लेटर्स पे इतना काम हो जाएगा कि इन सब के लेटर्स वाले क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं पड़ जाएंगे आपके। इतना काम आप कर लेंगे। यही हो रहा है हर बैच में, जहां जहां पढ़ा रहा हूं, हर बैच में यही हो रहा है। जो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड किए हैं, इन 2 चैप्टर में पूरा काम कर लिए जितना मैं कराया हूं। तो इन 2 चैप्टर में अगर आप लेटर्स पे काम कर लिए भरपूर, क्योंकि यहाँ पे तो लेटर्स का ही पूरा खेल चलने वाला है, तो इन सब का जो एक सेक्शन है वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा।
इन सारे चैप्टर का एक सेक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा, उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है। हर बैच में ये हो रहा है। शाम वाले बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पे जब लेटर्स के प्रश्न आए, बच्चों से अपने आप बन रहे हैं, उनको पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। यहाँ पे लेटर्स के प्रश्न आए, अपने आप बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतने टफ टफ क्वेश्चंस अपन लेटर्स में बनाएंगे, अक्षरों पर बनाएंगे, कि यहाँ पर जब अक्षरों पे आधारित प्रश्न आएगा तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इन 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद इन तीनों का एक सेक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। लुप्त पद में भी काम आएगा। अब देखो, नंबर्स पे खेल खेलना सीख गए इस चैप्टर में, नंबर्स पे खेल खेलना सीख गए इस चैप्टर में, नंबर्स पे खेल खेलना सीख गए इस चैप्टर में, लेटर्स पे खेल खेलना सीख गए पांचों चैप्टर में। वही नंबर्स पे, वही लेटर्स पे खेल कहां काम आएगा आपको? मिसिंग टर्म में। मिसिंग टर्म में क्या आएगा? मिसिंग टर्म का मतलब ऐसा डायग्राम बना देगा, ये देखो, ऐसा एक टेबल बना देगा। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे मिसिंग टर्म के आप, ये देखिए, ये सब दे देगा और ये पूछ लेगा नंबर्स पे खेल खेलो। खेल लेंगे, क्योंकि सर हम नंबर्स पे ही तो खेल खेलते आए हैं। यहां पे नंबर्स पे खेल खेला, यहां पे नंबर्स पे खेल खेला, यहां पर भी नंबर्स पे खेल खेला, इन सारे चैप्टर में मैं लेटर्स पे खेल खेला। तो अब मेरे से मिसिंग टर्म पूछोगे तो मैं खेल आराम से खेल लूंगा। इतना नंबर्स पे खेल खेलोगे ना, कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, 37 लिखा, इसके बारे में पूरा हिस्ट्री पता है आपको, ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये है, ये है, सब पूरा पता है आपको। समझ आ रहा है? ऐसे चलेगा खेल पूरा। और ये 6 चैप्टर से मान के चलो कम से कम 15 क्वेश्चन तो कम से कम लिख लो, आएगा ही, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम। वैसे तो 26 आया था, मैं बात कर रहा हूं कम से कम 15 क्वेश्चन की, एकदम लीस्ट बोल रहा हूं, कम से कम 15। इससे कम का तो 1% चांस नहीं है। और ये पांचों चैप्टर, 6 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पांचों 6 चैप्टर ही बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये पांचों 6 चैप्टर जो हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि देखो ना यार, ये प्रश्न पूछा, कहां बन रहा है। समझ आ रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपको। कैसे बनाए सर? आधे बच्चों को तो ये ऐसा लग रहा है, आधे बच्चों को लग रहा है 11 आ जाएगा। सोचो, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए, 92 यहां लिख दिया है, 391 यहां लिख दिया है क्या, 14। ऐसा कुछ आया है, देखो यहां क्या लिख दिया, 56, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां 24 और यहां लिखा है 102। सोचो ये कैसे बनाओगे? एसीएफ का क्वेश्चन है ये, एसीएफ का क्वेश्चन है। सोचो, 92 से क्या लाया है, 391, 24 से क्या लाया है, 102, तो 56 से क्या लाऊंगा? एसीएफ का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस जो बनाएगा ना, वही सिलेक्शन ले पाएगा। अप्रोच सीखना पड़ेगा। अप्रोच क्या सीखेंगे सर? 92 से क्या लाना है मुझे, 391, तो 92 से मुझे 391 लाना है, तो 92 का स्क्वायर करना तो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 92 का स्क्वायर बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, तो 92 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा। 92 का स्क्वायर मुझे बहुत आगे ले जाएगा 391 से, जो कि संभव नहीं है करना। तो फिर कैसे 92 से 391 में जाऊं? एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करके जाऊंगा। डायरेक्ट तो जोड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ना प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है ये तो। डायरेक्ट तो आप जोड़ ही नहीं सकते कि 92 में ये जोड़ा, ये आ गया, फिर तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया आपका। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा इसमें? सब क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें ये जोड़ो, ये आ गया, इसमें ये जोड़ो, ये आ गया, सारे क्वेश्चन बनेंगे फिर तो डायरेक्ट जोड़ना तो प्रतिबंधित है। तो आप बोलेंगे सर 92 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 92 में किसका मल्टीप्लाई करूं, लमसम? तो 9 से 39 मतलब 4 का मल्टीप्लाई लगेगा, तो लमसम 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया देखो, 368 ये आया। लेकिन लाना कितना है, 391। 391 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 2, 20 और 1, कितना जोड़ना पड़ेगा, 23। तो 23 का लॉजिक अभी मत ढूंढो, लेकिन 92 से 391 जाने का तरीका क्या मिला मुझे, 4 का मल्टीप्लाई करके क्या किया, 23 जोड़ दिया। अब ये 23 क्या है सर, छोड़ो, क्या पता यहां भी क्या करना पड़े, 23 जोड़ना पड़े, क्या पता वहां भी 23 जोड़ना पड़े, तो यहां भी अपन क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे। तो लाते हैं 24 से 102 लाने के लिए 24 का 4 में गुणा किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्यों बढ़ा सर? यहां भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 96 में कितना जोड़ूंगा, 6, तब जाके क्या आएगा, 102। तो सर यहां 4 का मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ा, यहां 4 का मल्टीप्लाई करके 23 जोड़ा, तो मेरा दिमाग दौड़ेगा, इस 23 का लॉजिक निकालो, फिर 92 से क्या बनता है, इस 6 का लॉजिक निकालो, 24 से क्या बनता है। तो 23 92 का क्या है, 1/4, और 6 24 का क्या है, 1/4। एसीएफ का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ दूंगा, 14। 56 का 1/4 कितना, 14। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं।
अब कहां पे स्क्वायर सोचना है, कहां पे क्यूब सोचना है, कहां पे नहीं सोचना है, यही तो अप्रोच है। यहां 92 का स्क्वायर सोचना ही नहीं था, व्यवहारिक ही नहीं है। क्यूब तो बहुत दूर की बात है, स्क्वायर ही नहीं सोचना था, क्यूब तो बहुत दूर की बात है। यह अप्रोच फॉलो करना होता है इसमें। लेटर्स पे प्रश्न आते हैं, वर्ड्स पे प्रश्न आते हैं, संख्याओं पर आते हैं। ये 6 चैप्टर ही आपका पूरा रिजल्ट बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि 6 चैप्टर बच्चे छोड़ के जाते हैं। पढ़ाने वाले बोलते हैं वहीं पे लॉजिक ढूंढ लेना, वहीं पे कोड को डिकोड कर लेना, वहीं पे क्या क्लास में तो पहले कर लो जो पीएससी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो फिर एग्जाम में सोचना। क्लास में तो पहले हो जाएं। आप देखोगे ना लेवल क्या रहा है तो समझ में आएगा। पीएससी का 2021 का प्रश्न बता रहा हूं, क्या पूछा था वहां पे, क्या पूछा था पीएससी में। टार्निस का कोड एक करवाया था आपसे, 21 का बता रहा हूं। कैसा कोड करवाया था, ये जो डबल डिजिट वाले जो लेटर्स है ना, ये डबल डिजिट वाले कहलाते हैं। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट किसको बोल रहा हूं मैं। तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक रहते हैं, तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक होते हैं, ए से आई तक। ए का नंबर क्या होता है 1, आई का क्या होता है 9। तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक होते हैं, और डबल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक होते हैं, डबल डिजिट वाले अक्षर जे से कहां तक, जेड तक, 10 और ये कितना 26। तो पीएससी ने क्या कोड किया था पता है, ये डबल डिजिट वाला अक्षर है, ये डबल डिजिट वाला है, ये डबल डिजिट वाला है, ये डबल डिजिट वाला। टी का क्या होता है 20, आर का क्या होता है 18, एन का 14, एस का क्या 19। तो पीएससी ने क्या किया था, डबल डिजिट वाले अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल, मतलब टी का कोड क्या लिख दिया था 2, आर का कोड क्या लिख दिया था 9, एन का कोड क्या लिख दिया था 5, एस का कोड क्या लिख दिया था 10, एस का कोड क्या लिख दिया था 10। डबल डिजिट वाले का प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल लिखा था, और जो सिंगल डिजिट वाले थे ना उनका क्या लिख दिया था, सिंगल डिजिट वालों का अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या होता है 26, आई का अपोजिट क्या होता है 18, एच का अपोजिट क्या होता है बोलो 19। ये देखो ऐसा कोड किया था, ऐसा कोड। तो टार्निस का कोड मैं ऐसा लिख दूंगा, सोचो। अब दिमाग दौड़ाओ कैसे ये कोड किया है, हालत खराब हो जाता है सोचने में। 21 का ही क्वेश्चन है, डबल डिजिट वाले अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल और सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अपोजिट वैल्यू। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है कितना 26। ए का अपोजिट बोलने का मतलब ए का प्लेस वैल्यू 1, अपोजिट मतलब इधर से गिनते आऊंगा तो क्या आएगा 26। तो ए का प्लेस 1, अपोजिट 26। तो सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अपोजिट लिखा था और डबल डिजिट वाले अक्षरों के प्लेस वैल्यू का टोटल। ये तो छोड़ो, अभी टेस्ट में एक प्रश्न दिया था मैं, एसएससी सीजीएल मेंस का था, टेस्ट में एक प्रश्न दिया था, उसमें क्या किया था मैंने, वो प्रश्न आया था टेस्ट का था वो, उसमें क्या किया था, सिंगल डिजिट वाले अक्षरों के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, समझ आ रहा है, और डबल डिजिट वाले अक्षरों के आप देखेंगे तो डिजिट्स का टोटल, ऐसा किया था। समझ आ रहा है, सिंगल डिजिट वाले जो अक्षर हैं उनका स्क्वायर प्लेस वैल्यू का, जैसे A1 तो A का 1 का स्क्वायर कितना 1, B2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4। समझ आ रहा है, ऐसा कोड किया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था वो। और डबल डिजिट वाले जो अक्षर हैं उनके प्लेस वैल्यू का टोटल। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सर ऐसी क्या खासियत है, आप सोचते वहां पे कि सर ऐसी क्या खासियत है, चलो पकड़ तो लिया सर कि टी का क्या लिखा है प्लेस वैल्यू का टोटल, ए का अपोजिट, आर के प्लेस वैल्यू का टोटल, एन का प्लेस वैल्यू का टोटल, आई का अपोजिट, एस के प्लेस वैल्यू का टोटल, एच का अपोजिट, ये पकड़ लिया सर। लेकिन अब मेरे को ये समझ में आए कि सर ऐसी क्या खासियत है इन चारों में जो इनको इन तीनों से अलग कर रही है, ये सोचना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इन चारों में ऐसी क्या खास बात है सर जो इन तीनों से अलग हैं ये चारों। तो ये चारों क्या हैं, डबल डिजिट वाले, ये तीनों क्या हैं, सिंगल डिजिट वाले। स्वर और व्यंजन में क्लासिफाई कर देगा, स्वरों का अलग कोड और व्यंजनों का अलग, वॉवेल्स का अलग और कॉन्सोनेंट का अलग, ऐसे खेल खेलेगा। बहुत खेल खेलता है यार, ये लेवल बना के चलोगे ना तो सिलेक्शन होगा ही, और ऐसे ही क्वेश्चंस दूसरे बच्चों से आगे करेंगे आपको। सामान्य क्वेश्चन सारे बच्चे लगा के आएंगे। सिलेक्शन लेना है आपको, 30 पद है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे भी बहुत सारे हैं। शाम को आ रहे हैं बच्चे, बहुत टैलेंटेड दिखते हैं वो, भाई ग्रेजुएशन हुआ है इंजीनियरिंग से उनका, या पीजी करके बैठे हैं वो, एमबीए करके बैठे हैं, मतलब ये सब खेल खेले हैं थोड़ा पहले। थोड़े अच्छे प्रश्नों पे खेल खेलना है आपको, अच्छे प्रश्नों पे, मतलब 20, 21, 22 में जो पीएससी आया है, एसीएफ आया है,
एई का पेपर हुआ है, एआर का पेपर हुआ है, सीजीएल मेंस का जो पेपर होता है, बैंकिंग का जो पेपर होता है, उन पेपर्स के क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। अगर वो बन रहे हैं तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। यही सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पकड़ लिया ना, कोड को डिकोड कर लिया, ऐसे क्वेश्चन में जो एनालॉजी को लगा दिया, वही सब बच्चे जो हैं सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन दूसरे बच्चों से आगे करेंगे आपको। और मैथ्स और रीजनिंग ही खेल करेगा, ध्यान रखिएगा, खेल मैथ्स और रीजनिंग से ही होगा, छत्तीसगढ़ से खेल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ खेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा हो गया है आजकल पिछले 2-3 साल में कि बनने वाले प्रश्न सबसे बनते हैं, नहीं बनने वाले तो फिर वो बुक छापने वाले से भी नहीं बनते हैं। बुक छापने वाला भी अगले बार नए एडिशन में उन प्रश्नों को डाल देता है। जब नए प्रश्न आते हैं तो रिसर्च होता है, बड़े बड़े जो अपने आप को विशेषज्ञ बोलते हैं इस फील्ड के, उनको पता तो होता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च तो हम भी कर लेंगे, तो पूरा रिसर्च करते हैं ऐसा कि चलो खोजबीन करो पूरा, कहाँ से ये प्रश्न आए थे, उसका उत्तर क्या होगा, पूरा एक दिन लगा के खोजते हैं, फिर आंसर देते हैं। फिर पीएससी मॉडल आंसर भी दे देता है कि आंसर होगा। फिर बुक छापने वाले जो लोग हैं वो उसको नए एडिशन में अपडेट करके देते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये होगा। तो फ्रेशर बच्चा आता है अगले साल तैयारी करने, उस बुक को खरीदता है, देखता है कि सारे प्रश्न तो यहीं से आए हुए हैं। फ्रेशर बच्चा तो यही सोचता है यार, उठाया बुक को मार्केट से, दो तो यार एक बुक यार, पढ़ रहा है, पूरा पढ़ के बैठा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा लेते हैं चलो लगाने के लिए, अरे साला सब यहीं से आया है। उसको क्या पता पहले उधर आया है फिर इधर आया है। उसका तो कट जा रहा है ऐसे में, उसको थोड़ी पता पहले उधर आया है फिर बुक में आया है। उसको ये लग रहा है पहले बुक में आया है उसके बाद पेपर में आया है। उसको क्या पता, साले छापने वाले को भी नहीं पता था जब पेपर में आया था तब, तो पढ़ाने वाले को भी नहीं पता था जब पेपर में आया था तब, तो किसी को नहीं पता होता। तो पीएससी में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जो पता है वो सबको पता है, जो नहीं पता है वो किसी को नहीं पता है। तो बहुत खेल यहां से नहीं हो पाएगा, ये बोल रहा हूं मैं। सारे बच्चे 2-3 बुक रट के जाएंगे छत्तीसगढ़ को लेके। इंडियन जीएस है नहीं तो एक बहुत बड़ा, इंडियन जीएस होता तो खेल होता थोड़ा सा। इंडियन जीएस अगर होता ना तो खेल होता। क्यों खेल होता? क्योंकि इंडियन जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है, कंसेप्चुअल भी है चीजें, संविधान का कंसेप्ट है पूरा, इकोनॉमी का कंसेप्ट है पूरा, हिस्ट्री में चीजें लिंक होती हैं, समझ आ रहा है। साइंस में बायो के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, ये खेल करते थोड़े से, लेकिन ये नहीं है, इसमें दायरा बड़ा है। पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बुक रटने से बनेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छी से पढ़ने से, अच्छी से समझ के पढ़ने से बनेंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन समझ के पढ़ने से बनेंगे, हिस्ट्री में लिंक करके बनेंगे, एलिमिनेट करके बनेंगे ऑप्शंस को, ये पूरा खत्म है। अब छत्तीसगढ़ तो रटने पे पूरा बेस्ड हो, खेल नहीं कर पाएगा, यही बोल रहा हूं। खेल होगा मैथ्स और रीजनिंग से, 7-8 अलग क्वेश्चन करने हैं जो कि कोई बच्चा ना करे, वही 7-8 प्रश्न आपको ले जाएंगे। 7-8 अलग क्वेश्चन करने हैं जो टफ हो, सबसे टफ हो, जो सारे बच्चे देखिए कह रहे यार ये तो बहुत टफ है, नहीं बनेगा, वही बनाने हैं आपको। और वो सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लगा लिए, जो बता रहा था मैं, ये सब क्वेश्चंस अगर आप लगा लिए तो हो जाएगा आपका काम। ये 6 चैप्टर है मेन, सोचो इन 6 चैप्टर में बातचीत इतनी कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, ये 6 चैप्टर है आपकी मेन। इसके बाद चैप्टर्स और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके बाद, और उन चैप्टर्स को मैं आगे चल के लिखूंगा। थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर पढ़ाना, एक अगले 20 मिनट थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं, कुछ बेसिक जानकारियां मैं लिखवा दे रहा हूं, आगे चल के बातचीत करूंगा मैं। और 30 चैप्टर हैं, सोचो ऐसे 30। अच्छा, अच्छे चैप्टर में एक न्याय निगमन भी आता है ना, न्याय निगमन, इसकी बात कर ले रहा हूं। ये बड़े चैप्टर में 3 चैप्टर फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, न्याय निगमन, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं इसको। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं यार, सिलॉग बोल सकते हैं इसको। न्याय निगमन, एक है बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, और एक है पहली परीक्षण। बैठक व्यवस्था का मतलब होता है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, और पहली परीक्षण का मतलब होता है पजल टेस्ट। ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये थोड़ा खतरनाक है। 21 का जो क्वेश्चन आया था बहुत खतरनाक था, 2021 में जो क्वेश्चन आया था बहुत ही खतरनाक था वो। 21 का जो क्वेश्चन आया था, 21 में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। पीएससी प्री में हमेशा यहाँ से प्रश्न आते हैं, 2-3 कम से कम मान के चलिए यहाँ से आएंगे, कम से कम आपको एडीआई में 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से, एसीएफ में 2-3 आए हैं यहाँ से, इधर से प्रश्न दिखेंगे ही आपको। पीएससी के एकदम पसंदीदा चैप्टर में है, व्यापम में ये सब चैप्टर नहीं आते हैं, पीएससी में ही आते हैं ये। अच्छे प्रश्न आए थे, जैसे आप ये पढ़ते हैं हमेशा,
कुछ ए बी हैं, ये हमेशा पढ़ते ही हैं आप, लेकिन थोड़ा एडवांस जाएंगे तो ऐसा दे दिया है 21 में, ऐसा दे दिया है केवल कुछ ए बी हैं, ऐसा दे दिया है। इसको पढ़ते हैं आप सम ए आर बी, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये देखो ऐसा दे दिया है। ये तो हमेशा पढ़ते हैं आप, ये तो आपको दीपक कुमार की बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बैंकिंग में पूछा जाता है। ये केवल कुछ ए बी है, ओनली ए इज ओनली सम ए आर बी, और यहां पे ओनली अ फ्यू ए आर बी, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। समझ आ रहा है? बन जाएगा। ये सब पढ़ाऊंगा आपको। एक और स्टेटमेंट थोड़ा और एडवांस किया था, केवल ए बी है, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, ऐसा सोचो। ये जानते हैं बस क्या डिफरेंस लगता है दोनों में। कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, समझ आ रहा है? कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी बोल दिया यहां। और यहां पे क्या बोला, सम ए आर बी। बच्चे जानते हैं कि सर सम ए आर बी का डायग्राम तो ऐसा बनता है, ये होता है सम ए आर बी, ऐसा ही तो बनाते हो ना, सम ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसा डिफरेंस आ जाएगा यहां पे, ओनली अ फ्यू ए आर बी। समझ आ रहा है? उसमें डिफरेंस आ जाएगा, पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, एकदम अलग है दोनों, ये और अलग है एकदम। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखो ऐसा, और यहां लिख देते हैं फिक्स, ये कहीं मूव नहीं करेगा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखो सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ऐसा दो कंडीशन इसमें घुसी हुई है। पूरा पढ़ाऊंगा ये थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे अपन। 21 में यही सब पूछा था और 99% बच्चे नहीं बनाए थे 21 में। सीसेट में नहीं बनाओगे चल जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर है वो, तो लैंग्वेज बना लो, ये बना लो, वो बना लो, क्वालिफाई करना है, लेकिन यहां पे बनाना पड़ेगा आपको। इन तीनों चैप्टर पे बात करेंगे। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था मतलब एक सर्कुलर मेज में बैठाएगा, एक स्क्वायर मेज में बैठा लेगा आपको, समझ आ रहा है? एक सीधे रो में बैठा लेगा आपको, सीधे रो में आमने सामने बैठा लेगा, ऐसे अलग अलग तरीके से बैठा के क्वेश्चन देगा आपको। सेंटर की ओर फेस कर देगा, सेंटर से बाहर की ओर फेस कर देगा, आधे का सेंटर आधे का सेंटर से बाहर, ऐसा कर देगा। वेरिएबल्स बढ़ा देगा, बैठे भी हैं साथ में, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, ऐसा वेरिएबल बढ़ा दिया और टफ हो जाएगा। पजल टेस्ट में फ्लोर पजल आता है, फ्लोर ऐसे अरेंज करने हैं आपको, किसी में डॉक्टर, किसी में सीए, किसी में इंजीनियर, किसी में ये बॉक्स पजल आते हैं, बॉक्सेस को अरेंज करना है आपको, तो ऐसे बहुत कुछ है। तो ये 9 चैप्टर मैंने लिखे हैं, लगभग देखा जाए तो 30 के आसपास चैप्टर है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आधे आधे घंटे के हैं। समझ आ रहा है? तो वो चैप्टर अभी नहीं लिख रहा हूं, ये 9 चैप्टर अभी रखे रहिए, बाकी मैं लिख दूंगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपन आज का रीजनिंग का ही थोड़ा चालू करते हैं काम। तो 9 चैप्टर लिखे हैं मैंने, वैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, दिशा ज्ञान परीक्षण बोलते हैं जिसको, रैंकिंग है, घड़ी है, कैलेंडर है, समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, डाइस है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है, जो वर्ड्स का सीक्वेंस में आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी चैप्टर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न आते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो टोटल लगभग 30 के आसपास चैप्टर बनते हैं टोटल, लेकिन 10 एक चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, मतलब आधे आधे घंटे के हैं वो। कंप्लीशन ऑफ फिगर, समझ आ रहा है? एकदम आसान है, कोई फिगर बना देगा और बोलेगा कि ये फिगर कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है, समझ आ रहा है? कंप्लीशन ऑफ फिगर तो समझ आ रहा है, 75% बना देगा, 25% को बोलेगा कैसा दिखेगा वो, कैसा बनेगा वो। एक फिगर दे देगा, बोलेगा ये फिगर इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, उसको निकालो। तो ये आधे आधे घंटे के हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ट्रायंगल काउंट करने बोलता है, स्क्वायर काउंट करने बोलता है, रेक्टेंगल काउंट करने बोलता है, सर्कल काउंट करने बोलता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स बोलते हैं इसको। तो ऐसे ये छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत सारे हैं। पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, कागज मोड़ना, कागज काटना, समझ आ रहा है? पेपर फोल्ड करेंगे कैसा दिखेगा ये, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, जल प्रतिबिंब बोलते हैं। 8-9 चैप्टर तो ये गिरा दिया मैं आपको, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के हैं ये, इनमें समय नहीं लगता है।
तो लिखवा दूंगा मैं आगे चल के, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि समय हो जाएगा। थोड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा आपको मैं। तो पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सांकेतिक भाषा। हेडिंग डाल लीजिए, सांकेतिक भाषा। इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोनों सेम है निशा सिंह, कुछ अलग नहीं है उसमें, दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है। पुराना बैच में महीना भर लगभग हो गया है, 10 तारीख को चालू हुआ था तो लगभग 20 एक क्लास हो गई हैं, इसमें अभी स्टार्ट हुआ है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें समय थोड़ा ज्यादा मिल गया है, इसमें समय थोड़ा कम मिला है। बाकी पूरा पढ़ाऊंगा इस बैच में भी, सारे चैप्टर कवर करेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ा लेंगे सैटरडे संडे को, जिससे कि जो 10-20 दिन लेट हुए हैं आप लोग, वो थोड़ा ऐसा मैनेज हो जाए। कोडिंग डिकोडिंग में वैरायटी तो बहुत सारे क्वेश्चंस का, बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा वैरायटी। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को? चाइनीज कोडिंग पढ़ना है, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक स्टेटमेंट आपको दे देगा, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया और उसका कुछ कोड बना दिया। ऐसा चाइनीज क्यों बोलते हैं? चाइनीज जैसा कोड दिखता है वो, समझ आ रहा है? TI, CHI ऐसा कोड देता है, PHI, एकदम ऐसा चाइनीज जैसे नाम लगते हैं ये, इसीलिए चाइनीज कोडिंग नाम देते हैं इसको। समझ आ रहा है? ऐसे 3-4 स्टेटमेंट आपको दे दिए रहेंगे और स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? जैसे लिख दिया मैं जनवरी इज कूल मंथ, जनवरी इज कूल मंथ, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब जनवरी इज कूल मंथ का कोड ऐसा दे दिया कुछ कुछ लिख के। ऐसे ही 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, उनमें से ऐसा निकाल निकाल के बोलेगा इसका कोड बताइए क्या होगा, इस पूरे स्टेटमेंट का कोड क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से एडवांस पूछे गए हैं, थोड़े से अलग भी आए हैं, वो कराऊंगा। इसको चाइनीज कोडिंग का टॉपिक बोलते हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में, एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेंगे? शब्द का कोड शब्द से कराएगा, शब्द का कोड शब्द से, मतलब जो वर्ड होगा ना उसका कोड जो रहेगा वो वर्ड में ही रहेगा, वर्ड में ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आंसर का कोड ऐसा लिख दिया, ये देखो आंसर का कोड मैंने ऐसा लिख दिया है, ZMIH यहां लिख दिया, मान लीजिए मैंने D यहां लिख दिया, मान लीजिए मैंने V यहां I, तो आंसर का कोड मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये शब्द का कोड किससे कर रहा है? शब्द से ही कर रहा है, वर्ड का कोड वर्ड से ही कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए रीड का कोड क्या लिख दिया, वो ये देखिए QS DF ZB CE, ये देखिए ऐसा लिख दिया। मतलब कहने का ये हुआ कि शब्द का कोड किससे कर रहा है? शब्द से। बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, बहुत टफ टफ कोडिंग आएगा। ये तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि आंसर का कोड ऐसा लिख दिया, रीड का कोड ऐसा लिख दिया। कहने का मतलब शब्द का कोड वो किससे कर रहा है? शब्द से। शब्द का कोड शब्द से, शब्द का कोड शब्द से। करीबन 12-15 पैटर्न है इसमें। इसी में पढ़ते हैं आप, शब्द का कोड किससे करेगा? शब्द का कोड करेगा संख्या या फिर अंक से, संख्या या फिर अंक से। मतलब जो वर्ड है उसका कोड करेगा किसी नंबर से या डिजिट से। जैसे एग्जांपल के लिए आंसर का कोड ऐसा लिख देगा, आंसर का कोड लिख देगा क्या? 86 लिख देगा। आंसर का कोड लिख देगा क्या? 480 लिख देगा। आंसर का कोड क्या लिख देगा? 8 लिख देगा। आंसर का कोड क्या लिख देगा? 011419230518 ऐसा लिख देगा। तो देख पा रहे हैं शब्द का कोड संख्या से कर रहा है या अंक से कर रहा है, ये वैरायटी बनता है। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें, कुछ विविध क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ विविध प्रश्न देखेंगे। विविध प्रश्न में कैसे आएंगे? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, एक ऐसा टेबल बना देगा आपके सामने, ऐसा टेबल बना करके वो क्या करेगा? इस प्रकार से कुछ ऊपर में क्या दे देगा? लेटर्स दे देगा, अक्षर दे देगा, और उनका कोड नीचे दे देगा, कोड नीचे दे देगा। जैसे अक्षर से ऐसे कुछ भी दे दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से कुछ भी अक्षर ऐसे दे देगा, और नीचे उनके कोड में ऐसा लिख देगा @1, मान लो हैशटैग, कॉपीराइट,
मान लो डॉलर, यहां लिख दिया 7, यहां लिख दिया 9, ऐसा लिख दिया। उसके बाद कुछ कंडीशंस दे देगा, शर्तें, कुछ कंडीशंस दे देगा, कंडीशन 3-4 कंडीशन दे देगा। उन कंडीशंस के बेसिस पे आपको ग्रुप में ऐसा दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रुप में ऐसा दिया रहेगा कि बताओ इसका कोड क्या लिखूंगा, इसका कोड क्या लिखूंगा। तो आप इसके लिए पहले कंडीशन को देखोगे, शर्त देखोगे, कौन सी शर्त लग रही है। बोल देगा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर क्या हो, वॉवेल हो, तो ये वाला शर्त लगाओ। फर्स्ट वॉवेल हो, लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो ये वाला शर्त लगाओ। शर्तों के आधार पे आपको कोडिंग करना होता है। ये विविध प्रश्नों में आ जाएगा। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं विविध में, काला को सफेद कहा जाए, ऐसा बोल देगा, काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए। तो बोलेगा बताओ जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा दिखेगा, तो बोलेगा बताओ ब्लड का रंग कैसा होगा। समझ आ रहा है। ऐसे कोड कर दिया कि जो एक्चुअल में काला है उसको क्या बोलो, सफेद। एक्चुअल में जो काला है उसको सफेद बोलेंगे, ये काला है इसको क्या बोलेंगे, सफेद। एक्चुअल में जो सफेद है उसको क्या बोलेंगे, पीला। ये जो कलर में मैं लिख रहा हूं ये कलर कौन सा है, पीला बोलेंगे। फिर एक्चुअल में जो पीला है उसको क्या बोलेंगे, लाल। एक्चुअल में जो लाल है उसको क्या बोलेंगे, हरा। तो ब्लड एक्चुअल में कैसा होता है, लाल, तो उसको क्या कोड दे देंगे, हरा। ये सारे क्वेश्चंस विविध में आएंगे। कितने वेराइटी है इसमें। चाइनीज कोडिंग, शब्द का कोड शब्द से, शब्द का कोड संख्या या फिर अंक से, और लास्ट में ये विविध क्वेश्चंस। इतने वैरायटी के क्वेश्चन को चाइनीज कोडिंग में डील करना है अपन को। अब इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो लगभग 12 से 15 पैटर्न है। इसी के अंदर देखेंगे तो लगभग 10 से 12 पैटर्न है। ये अलग है पूरा सेपरेट, और कुछ विविध प्रश्न। हर चैप्टर का ऐसा एक ब्रीफ आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा कि पढ़ना क्या है आपको समझ में आ जाए। शब्द का कोड शब्द से करने का मतलब आंसर का कोड ये किया, रीड का कोड ये किया। शब्द का कोड संख्या या अंक से करने का मतलब आंसर का कोड ऐसा कुछ किया। ये देखिए, ये बोलना चाहता हूं मैं। विविध में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो बचे खुचे हैं वो सारे विविध में आ जाएंगे। और एक टॉपिक क्या है आपका, चाइनीज कोडिंग। समझ आया। ये सब बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन लिखिए, जो कि पूरे 6 चैप्टर तक काम आएगी, ध्यान रखिएगा। पूरे 6 चैप्टर तक ये चलेगी, याद रखिएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन पूरे 6 चैप्टर तक ये काम आएगा। लुप्त पद वाले चैप्टर तक ये काम आएगा। देखिए सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला ये आपको एकदम पता होगी, सभी बच्चों को पता ही होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसा लिख रहा हो वैसा लिखेंगे। ए से एम तक लिखेंगे एक लाइन में, ए से एम तक। एम के नीचे एन, ऐसा। फिर यहां ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है इसको। इसका पीछे एक कारण है, वो आपको कारण समझ में आएगा आगे चल के। तो जैसे मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा है वैसे ही लिखेंगे। आप सभी को पता है कि 26 लेटर्स होते हैं इसमें। इस पूरे को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। इस पूरे को अपन बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इसको। इस पूरे को अपन अंग्रेजी वर्णमाला का नाम देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। और ये जो हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, अक्षर। इंग्लिश अल्फाबेट के क्या हैं, ये लेटर्स। टोटल कितने अक्षर हैं, 26। टोटल 26 अक्षर हैं। ये आपको लगातार 6 चैप्टर तक काम में आएगा। 6 चैप्टर तक बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा वैसा पढ़ते चलना। ये नहीं कि मैं होशियार हूं तो मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ये सब काम मत करना यार। समझ आ रहा है। जैसा बोलूंगा वैसा याद करना। ये नहीं कि मैं याद बात नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा काम, वैसा मत करना मेरे साथ। चलो अब आती है प्लेस वैल्यू की बात। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। पता छोड़ो, रटा जाएगा। सोते जगते एकदम आपको याद रहेगा कि किसका प्लेस वैल्यू क्या। तो प्लेस वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए आपको। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले तो ध्यान से समझो। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखा,
तो मेरे नाम में अगर मैं पोजीशंस की बात करूंगा, पोजीशंस की, तो मेरे नाम में अगर लेटर्स को पोजीशंस देना है कि पहले स्थान पे कौन, दूसरे पे कौन, तो हमेशा पोजीशंस जो दी जाती है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, लेफ्ट टू राइट चलते हुए दी जाती है। बाएं से दाएं चलते हुए पोजीशंस अपन देते हैं, बाएं से दाएं चलते हुए। जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है? आर। मेरे नाम का दूसरा अक्षर क्या है? ए। मेरे नाम का तीसरा अक्षर क्या है? वी। और मेरे नाम का चौथा अक्षर क्या है? आई है। तो हमेशा जो लेटर्स अपन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताते हैं अपने नाम में, वो हमेशा बाएं से दाएं चलते हुए बताते हैं। तो मेरे नाम में पहला लेटर क्या है? आर, दूसरा ए, तीसरा वी, चौथा आई। तो हमेशा कोई भी शब्द अगर लिखा है तो उसमें पहला स्थान पर कौन, दूसरा स्थान पे कौन, तो हमेशा ऐसे बाएं से दाएं चलते हुए बताएंगे आप। पहले स्थान पे आर, दूसरे पे ए, तीसरे पे वी, चौथे पे आई। इसी को मैं प्लेस वैल्यू बोलता हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं प्लेस वैल्यू दूं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है आप जानते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला एक बार फिर से लिखूंगा मैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ये देखिए फिर से लिख रहा हूं। ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है, आप सभी को पता है। इनके प्लेस वैल्यू का मतलब क्या बोलना चाहता हूं? इनके प्लेस वैल्यू का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस प्रकार से बाएं से दाएं चलने पर ए पहले प्लेस पे है तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 लिखेंगे सभी लोग। एकदम रटा होगा, देखना ये 5-6 लेक्चर ही हो जाएंगे तो एकदम रटा जाएगा, आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा घर में बैठ के। ये 5-6 लेक्चर हुए ना तो एकदम ऐसा कंठस्थ हो जाएगा, एकदम ओरली सारी चीजें याद रहेंगी, आपको ऐसा रटना नहीं है। 4-5 लेक्चर के बाद एकदम रटा जाएगा ये, और ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, लगातार 6 चैप्टर्स में आपकी हेल्प करेगा ये। तो ए से जेड तक देख सकते हैं, टोटल 26 अक्षर हैं ए से जेड तक। अब ये प्लेस वैल्यू एकदम रटी होनी चाहिए तभी बनेगा ये, तभी शुरुआत के 6 चैप्टर्स जो हैं ये तभी आपसे बनेंगे। तो ए से जेड तक पूरा, बहुत सारी तो याद होंगी प्लेस वैल्यू, जैसे शुरुआत की 6 कम से कम याद ही होगी आपको, लास्ट की 2-3 आपको याद होगी। T20 से टी को याद कर लीजिएगा। अपने नाम का पहला अक्षर आपको थोड़ा सा ये ऐसा जिज्ञासा रहता है कि अपने नाम का पहले अक्षर का बचपन से आप ऐसे थोड़ा सा रिसर्च करते आते हो, जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर आर है तो बचपन से थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है कि अरे इसके बारे में थोड़ा खोजबीन करें, तो बचपन से वो याद ही रहता है कि आर का प्लेस वैल्यू क्या है? 18। तो वैसे आपके नाम का पहला अक्षर का भी आपको याद ही होगा, नहीं होगा तो याद हो जाएगा। अब कैसे याद करना है? एम याद रहेगा, बीच में 13 और एन 14, ये एम और एन याद रहते हैं। 2 याद हैं तो उनके आगे पीछे याद हो ही जाते हैं जनरली। आर याद है तो उसके आगे पीछे याद हो जाएगा, टी याद है तो आगे पीछे याद हो जाएगा, एक्स वाई जेड जनरली याद रहेंगे। तो वो प्रैक्टिस इतना करेंगे ना अपन लगातार 6 चैप्टर में, अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये याद होना ही चाहिए आगे चल के, इसके बिना कुछ नहीं बनेगा। जब इस वैरायटी के क्वेश्चन को मैं लूंगा ना, ये वाले वैरायटी के क्वेश्चन को, एकदम रटा होना चाहिए। ए को देखे तो एक तुरंत याद आना चाहिए, एन को देखे 14 याद आए, आर को देखे 18 याद आए, समझ आ रहा है? डब्ल्यू को देखे 23, एक्स को देखे 24, ऐसे एकदम रटा होना चाहिए। जे को देखे 10, एल को देखे 12, ऐसे एकदम रटा होना चाहिए, तब ये वैरायटी बनेगा आपसे, तब अच्छे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बनेंगे आपसे। तो एकदम रटा होना चाहिए ये कैसे भी करके आपको याद ही करना है। इसको बोलता हूं प्लेस वैल्यू, मतलब बाएं से दाएं चलने पर जो जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस अक्षर का क्या बोल रहा हूं? प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, विपरीत वैल्यू बोलते हैं इसको, अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू क्या होता है? अपोजिट वैल्यू का मतलब आप उल्टे साइड से आ रहे हैं, उल्टे साइड से, उल्टे साइड से आने का मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब दाएं से बाएं। दाएं से बाएं आने पर जो जिस प्लेस पे है, ये पहले प्लेस पे है, ये दूसरे प्लेस पे है, ये तीसरे प्लेस पे है, ये चौथे प्लेस पे है, तो दाएं से बाएं आने पर जो जिस प्लेस में है उसको बोलते हैं उस लेटर का अपोजिट वैल्यू। तो यहां पर आई का अपोजिट वैल्यू 1, वी का अपोजिट वैल्यू 2, ए का अपोजिट वैल्यू 3 और आर का अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे जनरली अपन चलते हैं बाएं से दाएं,
बाएं से दाएं चलने पर जो जिस प्लेस में रहेगा उसको बोलेंगे उस अक्षर का प्लेस वैल्यू। और अपोजिट मतलब उल्टे साइड से आओ, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं आने पर जो जिस प्लेस पे रहेगा उसको बोलेंगे उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू। तो मेरे नाम में आई का अपोजिट वैल्यू क्या है 1, वी का अपोजिट वैल्यू क्या है 2, ए का अपोजिट वैल्यू क्या है 3, आर का अपोजिट वैल्यू क्या है 4 है। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला फिर से लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे आपको चीजें। अब अंग्रेजी वर्णमाला फिर से लिख रहा हूं, इस बार मैं अपोजिट वैल्यू लिखने वाला हूं। ये अंग्रेजी वर्णमाला फिर से लिखा। अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इस बार मैं कैसे आऊंगा, ऐसे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं आऊंगा, तो जेड पहले प्लेस पे, वाई दूसरा। ये देखिए इसको बोलता हूं मैं अपोजिट वैल्यू। ये भी एकदम कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ। ये देखिए ये जो है ना, इसको बोलता हूं मैं अपोजिट वैल्यू। ये देखिए इसको मैं बोल रहा हूं अपोजिट वैल्यू, नोट कर लीजिए, इसको मैं अपोजिट वैल्यू बोल रहा हूं, इसको अपोजिट वैल्यू बोल रहा हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत वैल्यू एकदम कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना, आप बोलेंगे सर कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले तो प्लेस को ही याद करना, ये बड़ा टास्क आपने दिया, अब अपोजिट को भी याद करने बोल रहे हो। तो अपोजिट को याद करूंगा तो प्लेस क्या पता भूल जाऊं, प्लेस को याद करूंगा तो अपोजिट भूल जाऊं। तो आपको प्लेस वैल्यू ही याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है, आपको प्लेस वैल्यू याद करना है। प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा ना, तो आपको समझना है कि किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना मिलेगा आपको, 27 मिलेगा, 27। किसी भी अक्षर का, कोई भी अक्षर हो, क्यों 27 मिल रहा है बताऊंगा। सर अक्षर तो 26 है लेकिन टोटल 27 क्यों मिल रहा है बताऊंगा। तो किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा, 27 हमेशा। जैसे आपने ए का प्लेस वैल्यू देखा, एक अपोजिट कितना बोलेंगे 26, टोटल कितना बैठना है 27। एम का प्लेस वैल्यू याद कर लो 13, तो अपोजिट कितना बोलेंगे 14। एल का प्लेस वैल्यू याद कर लो 12, अपोजिट कितना बोलेंगे 15। समझ पा रहे हैं, प्लेस वैल्यू याद कर लो, अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। आपको टोटल 27 बनाना है। जैसे मैं बोला W का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो W का प्लेस वैल्यू होगा 23, तो अपोजिट कितना होगा 4। मैं बोला E का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, अपोजिट कितना 22। तो आपको प्लेस वैल्यू ही याद करना है, अपोजिट तो अपने आप याद हो जाएगा। प्लेस वैल्यू 23 तो अपोजिट 4, प्लेस वैल्यू 5 तो अपोजिट 22, प्लेस वैल्यू 1 तो अपोजिट 26, प्लेस वैल्यू 13 तो अपोजिट 14, प्लेस वैल्यू 12 तो अपोजिट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों सर 27 हो रहा है टोटल, तो सिंपल सी बात है, सोचना थोड़ा सा, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सी बात है कि सर जैसे मान लीजिए इधर से मैं चलता हूं, तो ऐसा ए बी सी ऐसे करते करते मान लो यहां एम आया, एन आया, फिर एक्स आया, वाई आया, जेड आया। सर तो एम का प्लेस वैल्यू लिखा मैं कितना 13, प्लेस वैल्यू का मतलब ऐसे 1 2 3 किया तो एम कौन से नंबर पे आया 13वें नंबर पे। एम का अपोजिट, अपोजिट मतलब इधर से चला सर, तो इधर से चला तो 1 2 3 करते करते एम कौन से नंबर पे आया 14वें नंबर पे। तो एम का प्लेस वैल्यू 13 बोलने का मतलब क्या, एम को मिला करके यहां पे कितने अक्षर हैं 13। एम का अपोजिट वैल्यू 14 बोलने का मतलब एम को मिलाकर के यहां पे कितने अक्षर हैं 14। इसका मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों का टोटल तो 27 ही आना है, क्योंकि इन 13 अक्षरों में भी एम आ गया, इन 14 अक्षरों में भी एम आ गया। एम कितने बार आ गया 2 बार, इसीलिए टोटल कितना आ रहा है 27। रैंकिंग में पढ़ेंगे इसको, अपन रैंकिंग में पढ़ते हैं, ये समझ आ रहा है। राम का स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो बताओ पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे 13 + 14 - 1 कितने अक्षर है टोटल 26। समझ आ रहा है, तो ये पढ़ेंगे रैंकिंग में। आपको 27 का कारण बता रहा था मैं कि एम का प्लेस वैल्यू 13 मतलब एम को मिला के यहाँ पे 13 अक्षर, एम का अपोजिट वैल्यू 14 मतलब एम को मिला के यहाँ पे कितने अक्षर 14, दोनों का टोटल 27 आना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि 13 में भी एम है 14 में भी एम है, तो दोनों का टोटल कितना आएगा 27। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो अपोजिट आपको अपने याद रहेगा, उसके लिए कुछ काम नहीं करना है। अगर आपने बोला एग्जांपल के लिए जे का प्लेस वैल्यू कितना 10,
तो अपोजिट कितना 17। आपने बोला P का प्लेस वैल्यू कितना 16, तो अपोजिट कितना 11। आपने बोला R का प्लेस वैल्यू कितना 18, तो अपोजिट 9। S का प्लेस वैल्यू कितना 19, तो अपोजिट कितना 8। 6 चैप्टर में लगातार काम आएगा ये, समझ आ रहा है। और भी बेसिक जानकारियां हैं, और भी बेसिक जानकारियां हैं। इंदु कुछ डाउट है क्या आपको? देख लीजिए प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, सिंपल सा है। प्लेस वैल्यू मतलब बाएं से दाएं चलने पर जो जिस प्लेस में आएगा, और अपोजिट का मतलब दाएं से बाएं चलने पर जो जिस प्लेस में आएगा। बात करेंगे कल इसके आगे। अच्छे क्वेश्चंस बहुत सारे करा दूंगा। क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, प्रैक्टिस शीट भरपूर मिल रहा है, शाम वालों को भी, आप लोग को भी भरपूर प्रैक्टिस शीट मिलता रहेगा। अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट मिलेगा। बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, एकदम क्लियर बोल रहा है। रीजनिंग के लिए तो बुक मत पढ़ना, क्योंकि बुक मार्केट में ऐसी है जहां पे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिल जाएगा। मैथ्स के लिए चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं आप, बाकी मैथ्स में भी प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा। रीजनिंग के लिए तो बुक मत ही पढ़ना, रीजनिंग के लिए क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए। ऐसा नहीं कि सर मैंने पीजी किया है, एमबीए किया, तो मैं ये सब अंग्रेजी वर्णमाला क्या लिख रहा हूं, समझ आ रहा है। ये सब भावना रखोगे तो एग्जाम तो निकाल ही नहीं पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आएगा 9th 10th का ही लेवल। तो एमबीए किया हूं तो मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो फिर एग्जाम ही मत दो एमबीए की हो तो। एमबीए में कोई नौकरी पकड़ लो आप। एडीआई सरकारी नौकरी है, उसके लिए जो चाहिए वही पढ़ना है। एकदम बच्चों जैसा सीखेंगे तो ही संभावना है एग्जाम निकलने का। आप ऐसा एटीट्यूड लेके बैठेंगे कि मेरे को ये आता है, मैं क्यों करूं, मैं तो एमबीए करके आया हूं, मैं तो इंजीनियरिंग करके आया हूं, मैं तो एमटेक किया हुआ आईटी से एनआईटी से। फिर आईटी एनआईटी से एमटेक किए हो या कोई दूसरे कॉलेज से किए हो, तो फिर नौकरी देख लो, काहे के लिए आप यहाँ आए हो। यहाँ आए हो तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको, और रिक्वायरमेंट वही है, एकदम बेसिक चीजें से चलेंगे आगे और अच्छे प्रश्नों में आएंगे। ये सारे प्रश्न करूंगा मैं, ये सारे प्रश्न देखना बोर्ड में रहेंगे, आपके नोट्स में रहेंगे, ये सारे प्रश्न रहेंगे। ये हर वैरायटी के देखना ना आप। कोडिंग डिकोडिंग के साम वाले बच्चों से फीडबैक लो, चाहे एनालॉजी का फीडबैक लो। आप जो चैप्टर्स हो गए उनके बारे में उनसे पूछो, किस लेवल के प्रश्न बना पा रहे हैं वो, सीरीज के किस लेवल के प्रश्नों को लगा पा रहे हैं वो। सीरीज बनता ही नहीं बच्चों से, सीरीज छोड़ देते हैं। उनसे पूछना किस लेवल का सीरीज लगा रहे हैं वो, कैसा भी सीरीज दे रहा हूं लगा ले रहे हैं। क्योंकि सीरीज में आपको पहले पहचानना है कि वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है या डिफरेंस का है। पहचान लिए तो काम खत्म, 50% काम खत्म। उसके बाद अप्रोच लगाना है, बस अप्रोच ही है पूरा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के पूरे चैप्टर्स लिखा नहीं हूं मैं, रीजनिंग में आने वाले समय में और चैप्टर्स लिख दूंगा। फिलहाल मैंने ये 6 + 3 9 चैप्टर ही लिखे हैं, कुछ चैप्टर मैंने ओरली बताए हैं। तो ये लगातार क्लास रहेगा।